बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। 9 बजे हम आ जाते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और वीकेंड गुजरा, बहुत कुछ वीकेंड पे खबरें हुए, लेकिन साथ में कुछ ज़रा इससे पहले कि सेगमेंट्स की तरफ आगे बढ़ें, हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। जी हॉकी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, इतना कुछ हो गया इन 2 दिनों में। हाँ। पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया। Yes। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी में जीत पाकिस्तान हम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देके गए थे, उसके बाद बताया गए थे कि हम चले जाएंगे, लेकिन देखिए पहुंच गया ना। तो वही है कि पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान ने हॉकी में जीतना शुरू कर दिया, मुसलसल दूसरी फतह। पहले तो 5-4 से जीते मलेशिया से, लेकिन कोरिया जैसी टीम को उन्होंने 4-0 से शिकस्त दे दी। मैं सोचूं कि ये पाकिस्तान की टीम है। अभी तक तो हम ये बातें कर रहे थे कि 2 इसमें सुदूर आ गए हैं, पता नहीं 2 उसमें क्या मामला चल रहे हैं, अलग अलग पैरेलल किस्म की एक पूरी मैनेजमेंट चल रही है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द टीम, और होपफुली जब आपने हमारी उम्मीदें जगाई दी हैं तो आप आगे भी चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना, स्पोर्ट्स इसी तरह फंक्शन करता है। हाँ। 92 का वर्ल्ड कप हो कि 2009 का वर्ल्ड कप हो, T20, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, खिलाड़ी कहते हैं कि भाई ये मामलात अपना निपटाते रहे, हम तो जीत जाए ना। तो खैर बहुत अच्छी चीजें हुई, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन अब वापस अगर आ जाए दोबारा उन्हीं इश्यूज पे, जिसके पुराना पाकिस्तान पे दोबारा इशू है। खबर वो ये है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है सादिक खान साहब, वो बन गए एक बार फिर से मेयर ऑफ लंदन। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इशू बनाया। आपको पता है कि बाहर जो है इस्लामोफोबिया को लेकर बड़ा इशू बनता है, और किस तरीके से जो है एक तासुब दिखाया जाता है, जिसका इजहार वो बहुत से मौक़ों पर करते हैं। बट उनके काम को बड़ा सराहा गया है। तो चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बड़ी उलटफेर हुई है यूके इलेक्शंस में। हाँ, उलटफेर भी बहुत हुई है। सोचे जब वहाँ उलटफेर हो सकती है तो फिर मजीद आगे क्या कहा। उलटफेर उनके यहाँ नेचुरल तरीके से हुई है, इसके आगे तो मैंने कुछ बोला नहीं। खैर, लेकिन एक बार फिर हमने इतनी अच्छी पॉजिटिव खबरें शेयर की हैं। अब दोबारा हम बहरान और मैंने सुना है कि कुछ चाय की प्याली में तूफान वाली कैफियत, बहरान और पाकिस्तान चोली दामन का साथ। हाँ। और हम बात कर रहे हैं अब आटे के बहरान की, गंदम के बहरान की। और इसमें हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो आती जा रही हैं। कुछ नाम सामने आए, कुछ जिम्मेदारियों का तयन हुआ, लेकिन अब ये हुआ कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो आ गए हैं मंजर आम पे। और उनका कहना यह है कि गंदम दरामद करने का मामला, जैसे कि सदफ ने कहा कि चाय की प्याली में तूफान है, इस मामले में वो कहते हैं कि झोल है, ना बहरान है और ना ही करप्शन है। तहकीकाती कमेटी में अगर उनको बुलाया गया तो वो ज़रूर जाएंगे। अच्छा, ये उनका इंटरव्यू ARY न्यूज़ पर ही उन्होंने दिया, और इसमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने पर निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट की इजाज़त दी गई। कोरोना के टाइम का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कोरोना में गंदम खरीदने के जी ऐसा रोज़ बानी PTI दौरे हुकूमत में जारी हुए। तो ज़रा हम सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे थे, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। चाय की प्याली में एक तूफान मचा हुआ है। खजाने कुछ $1 मिलियन टैक्स की सूरत में कमा के आपको दे दिए। बहुत बड़ा बुरान भी खड़ा कर दिया, जो 400 अरब का बुरान है भाई। जिस तरह इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां मेरी जनरेशन में लोग पढ़ते थे ना, ये जनरेटेड स्टोरीज है। अखबार जहां इस मुल्क में बड़ा पॉपुलर रहा है, 3 औरतें 3 कहानियां चलती थी। झूठ बिकता है। क्या वो रिपोर्ट जो है, जो प्रेजेंट की गई, उसके अंदर झोल है? न झोल है, न क्राइसिस है, न कोई इनकॉम्पिटेंस है, न कोई करप्शन है। हमने जो इंपोर्ट की है, क्या उसकी कानूनी इजाज़त हमने दी है? ये SRO इमरान खान साहब की हुकूमत से जारी हुआ है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक नाफिजुल अमल है। हमने कौन सी इजाज़त दी? हुकूमतें उनकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। उसमें से 4 लाख टन हमारे दौरानिये में आई है और 9 लाख टन इस 1.5 महीने में आई है जब ये नई हुकूमत आई है। करंट प्राइम मिनिस्टर को भी लायल में रखा गया है और इंपोर्ट हो रही थी। हमने इसको फैसिलिटेट किया। उसके नतीजे में 12 करोड़ के लगभग जो कंज्यूमर है उसको रोटी और आटा सस्ता मिला, जिसकी मैं गाली खा रहा हूँ। कमेटी पे आपको बुलाया है किसी ने? और अगर बुलाया जाएगा आप जाएंगे? यकीनन, क्यों नहीं। फॉरेन मिनिस्टर का नाम? नहीं, ऐसी कोई बात दूर किसी ने सोचा भी नहीं, न मैंने न किसी और ने। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि अच्छा, कुछ तो उनके दौर में इंपोर्ट हुई और कुछ मौजूदा दौर में भी इंपोर्ट होती रही। वो मार्च के महीने तक बात करते रहे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो PDM की गवर्नमेंट थी, उसमें वजीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, वो डिले करते गए मामला। लेकिन जैसे ही निगरान हुकूमत आई, इन्होंने आते ही उसको गो अहेड दिया और इम्पोर्ट होना शुरू हो गई गंदम। लेकिन सवाल ये है कि मार्च तक गंदम दरामद के वक्त, यानी 2024 के वक्त, वजारत खुराक शहबाज शरीफ यानी
वजीर आजम के पास ये मिनिस्ट्री थी। शहबाज हुकूमत के पहले 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। उसके बाद अप्रैल में राना तनवीर साहब को नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया गया। अब वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर तो सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को हटा ही दिया था। हो ये रहा है कि जितने भी अब इसमें पॉलिटिकल स्काफल हम देख रहे हैं, एक तरफ दूसरी एक जानिब जो है वो दूसरी तरफ इल्ज़ामात उछाल रहा है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। अब इस सब में किसानों ने मुल्क भर में एहतजाज का कर दिया है ऐलान, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं। कल इस्लामाबाद आपको लिए चलेंगे, इस्लामाबाद चलते हैं जहाँ पर सऊदी वफ्द आया हुआ है। मुसद्दिक मलिक यहाँ पर उनसे तकरीब में इफ्तिताही गुफ्तगू कर रहे हैं। And we'd like to invite the private sector on both sides to join hands and move forward. We are going to create transparency, we're going to create level playing field, and all of these hogging of assets and trying to get, so to say, elite captures, those days are gone. It's going to be straightforward asset, straightforward competition, level playing field, whether you're rich or you're a young man or woman who's starry-eyed and has a great idea. The country is going to be, a red carpet is going to be laid out for you, and through fierce competition, we're going to move forward. So, ladies and gentlemen, I thank you all. I just wanted to make sure that today, at least when you walk away with only one message. तो पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम जिससे खिताब कर रहे थे वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। मजीद भी इसकी अपडेट्स आपको देंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे जिस वक्त गंदम पर एक बहरानी कैफियत है। किसान ये कह रहे हैं बम्पर क्रॉप हुई है, हुकूमत ये कह रही है कि हम खरीद नहीं। अब तक जो हुकूमत का वर्जन था वो ये था कि हम नहीं खरीद सकते, हमारे पास स्टोर करने की भी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब हमने गुफ्तगू सुनी अनवारुल हक काकड़ साहब की, वो ये कहते हैं बम्पर क्रॉप तो हुई है, लेकिन जितनी कंजम्पशन होती है क्या उतनी क्रॉप हुई है कि नहीं। सरप्लस जिसकी बात कर रही है वो सरप्लस इतनी है कि हम कहेंगे जी हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा हमारे पास गंदम आ गई है। वो कह रहे हैं गैप बहरहाल स्टिल है, लेकिन इस गैप को कवर कैसे किया जाएगा। अब किसान जो बात कर रहा है इस पर तमाम तर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। होपफुली आज जो तहकीकाती कमेटी है वो रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर देगी और फिर इसमें ना सिर्फ निगरा हुकूमत के लोगों के नाम आ रहे हैं बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके नाम भी सामने आ रहे हैं कि आखिर मार्च तक क्यों ये इम्पोर्ट होती रही, क्यों नहीं सोचा गया। अच्छा, अब आपने निगरान की बात कर ही ली है तो साबिक निगरान वजीर आजम का तो बयान हमने आपको सुनाया। अब साबिक निगरान वजीर खुराक डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने, उन्होंने भी AIY न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि गंदम दरामद का ये मामला पहले काबीना फिर ECC से मंजूर हुआ। ECC में असल किरदार वजारत ख़जाना और वजारत तिजारत का होता है। और साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ये भी कहते हैं कि गंदम के वाफिर ज़खायर के बायस मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। 11 सितंबर को आया हूँ मिनिस्टर। ये कोई समरी उससे पहले की शायद इनिशिएट हुई थी। मैंने ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है, भी मंगवाने की जरूरत नहीं है और इसलिए TCP के जरिए मंगवाने की जरूरत नहीं है। ECC में ये मामला डिस्कस हुआ। ECC की राय ये थी कि ये प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने इजाज़त दे दी, के बाद का नॉट टू मच अवेयर और मुझे याद भी नहीं है। फीड बोर्ड की मीटिंग एक आध हुई थी। मीटिंग में हमने एक डेट दी थी कि साहब इस डेट तक जो आ जाएगी ये उसके बाद कोई अपना जहाज तैयार होना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी गंदम आनी शुरू हो जाएगी। मेंबर भी नहीं हुई इसे, तो इसलिए मुझे नहीं इल्म कि हमारी प्रोडक्शन इज अबाउट 29 पॉइंट समथिंग बिलियन। ये जो शॉर्टफॉल है 2.4 और 2.5 का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये 2.5 के बजाय हमने अगर 3500 कर ली, लोग बहुत सारी चीज़ें वो आपको दिखाए बगैर वो समरियाँ मूव हो जाती थी। ये तो एक कल्चर हो गया हुआ है हमारी मिनिस्ट्रियों का। सेक्रेटरीज और द होल एस्टेब्लिशमेंट आल्सो नोज कि ये तो 4 दिन के लिए आए हैं और ना ही हमारी कोई इतनी अथॉरिटी होती है। फिर कैबिनेट से होके तो उधर गया ना इसी से। और आपके सेक्रेटरी आपसे पहले ही थे, कैप्टन महमूद ही थे उस वक्त जब सेक्रेटरी वो थे। TPP के डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन थे, गिव ऑल द परमिट्स एक्सेट्रा। काफ़ी गड़बड़ है उधर भी और वो इन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ने भी पॉइंट आउट किया।
हम इस मामले पे मजीद भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहाँ पे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। We have requested the IMF in the spring meetings a couple of weeks back in Washington, and when we were again in Riyadh last week on the sidelines of the World Economic Forum, that we want to go into a larger and a longer program with the fund. And they have acceded to that request, and we are expecting the mission to arrive here, inshallah, within a week to 10 days, where we will start discussing the contours of the next program. Now, why do we want this program? We want this program for two reasons. One, to bring permanence in the macroeconomic stability that we have, and for that we do need the fund umbrella. But even more importantly, we want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why, Pakistan has known for a very long time. It's now getting on with the execution. And for that, we need the fund umbrella. In terms of our priorities, again, there's no rocket science in there. We have to broaden our tax base. Our tax to GDP is languishing at about 9%. If we have to join the Committee of Nations, we have to start moving it towards 14-15%. The second one, the Minister of Power is here, Minister of Petroleum is here. With the help of these cabinet colleagues, we have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. So that's a second very important part of the reform agenda. And the third one is the SOE reforms. As Minister Mudassir Malik mentioned, and our Prime Minister has been very clear, that the government has no business in being in business. And therefore, all the drag that we have from the SOEs, we need to, and we will, inshallah, accelerate the privatization agenda. And you already see some of the transactions which are in play at the moment, whether it's PIA, our national airline, or the Islamabad airport. We certainly hope that inshallah by the time that we come to end June or early July, we can get these transactions through the finishing line. Now, that is, from my perspective, the short term. We need to get this done in the next fiscal year and then get into the permanence of it. But ultimately, it's about road to market, because people question, and rightly so, with a healthy dosage of skepticism, that why would this be the last program with the IMF? We are ultimately talking about the 24th IMF program that we are getting into. The only way we'll ensure that this is the last program is if we have a clear view and roadmap in terms of road to market. The first one is export-led growth, and the second one is foreign direct investment. And that's where, ladies and gentlemen, all of you come in. All of you come in, because you are going to make it happen, inshallah, for Pakistan. And the last thing is, of course, the access to international capital markets, which we have to work on our ratings, and whether it's the euro, whether it's Reg S, whether it's Chinese Panda bond, we have to get there. And ultimately, if we are able to deliver on these roadmap, inshallah, we won't have to get into dependence on another fund program. So we are very clear in terms of what we need to do in terms of short term. And when I talk about medium term, this is over the next 2 to 3 years. Now, I would like to close by emphasizing what the minister mentioned earlier, that the private sector has to lead this country. As far as the government is concerned, we are very committed that we are going to provide the policy framework. And some of you who came in and talked about policy continuity, and you're absolutely right. We need both as we go forward. And we are, we will inshallah sort of deliver on that. मैं सिर्फ आखिर में 30 सेकंड लूँगा उर्दू में बात करने के लिए, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि if we genuinely believe कि private sector has to lead the country, तो private sector को आगे बैठना चाहिए और ministers और bureaucrats को हमें पीछे बैठना चाहिए. I think it's about time that we actually make sure when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them, because that's how it works, and that's how we are going to operationalize the private sector leading the country. With that, ladies and gentlemen, I wish you a very successful investment conference from Ministry of Finance. We are there to help, support, assist any way we can. I'm available during the course of the entire day, but more importantly, I'm available, Ministry of Finance and Revenue is available for any support, any clarification as you require, as we, inshallah, go forward together on this journey. Thank you very much. ज़र खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पिछले 10 माह में पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया है और माशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रहे थे और सऊदी अरब का जो तिजारती और सरकारी वफ़द B2B इजलासों में शिरकत के लिए पहुँचा है और उसके पहुँचने पर अब ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका आगाज़ हो चुका है। चलें, तो इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स आपको देंगे और एक बार फिर से हम उसी स्कैंडल की बात करते हैं, यानी कि गंदम स्कैंडल की, कि इसमें मजीद कुछ नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अब मालूम यह हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने मना किया था, इसके बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम दरामद की और 25 मार्च 2024 यानी अभी पिछले एक महीने पहले की बात है, सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से लिखे गए जो ख़त है उसकी कॉपी सामने आ गई है। अब इसकी मजीद डिटेल हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है मज़हर इकबाल। तो मज़हर बताइएगा कि पंजाब ने क्योंकि हर सूबे को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स तो बतानी होती हैं, अपनी रिकमेंडेशंस भी देनी होती हैं, तो पंजाब ने मना किया था और एग्जैक्टली क्या है इस खत में? जी देखें, ये गंदम जो स्कैंडल है ये बेसिकली ज़राअत पर एक हमला है। अगर इसको कोई आसानी से कहता है जी कोई बात नहीं है, ना इसमें करप्शन है, ना इसमें कोई झोल है, ना इसमें कोई दो नंबरी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये पंजाब की, पाकिस्तान की मईशत पर, ज़राअत पर एक हमला है। और इस वक्त जो ख़त लिखा गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, सेक्रेटरी फूड की जानिब से, ये बहुत तख़ीर से लिखा गया। ये लिखा गया है 24 मार्च 2024 को और गंदम आना शुरू हो गई थी सितंबर 2023 में। बात यह है कि कोई शख्स जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुआ, इसमें करप्शन ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन गलत फैसले से 2 नुकसान हुए हैं। एक तो आपका ज़र मुबादला $1 अरब का ज़ाया हुआ। हम $1 की भीख मांग रहे हैं। हम हर चीज़ हमने गिरवी रख दी हुई है, बिजली, गैस, हर तरह की जो आवाम को सब्सिडी वो ख़त्म कर दी है कि जी IMF कह रहा है उस डॉलर के लिए। और एक तरफ हमने $1 अरब और फिर उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, अगर ज़रूरत होती तो कोई बात नहीं, आप मंगवाते। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि पंजाब में और दीगर जो गंदम पड़ी है इस वक्त तैयार हो गई है, लेने वाला कोई नहीं है। गंदम जो है हमेशा हुकूमत खरीदती थी। हुकूमत के जो इस वक्त ज़खायर हैं वो फुल हैं, हुकूमत कहाँ रखे? पंजाब हुकूमत ने कह तो दिया है कि हम खरीदेंगे। नहीं, कह दिया है ना, कितनी खरीद लेगी? देखें 40 से 45 लाख टन वो गंदम खरीदती है। अगर वो 15 लाख टन खरीद लेगी, बाकी जो है वो 30 लाख टन कौन खरीदेगा? इस बात मैं आपको बताता हूँ कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी और उसके बाद जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, जो उनके महकमा खुराक हैं, और उसके बाद वजारत ख़जाना, ये तमाम लोग जो है उनकी गलती है, उनकी जो भी कह लें इसको। और नेशनल फूड सिक्योरिटी बराह रास्त इसका ज़िम्मेदार है। उसके पास तमाम सूबों के अदाद शुमार आते हैं कि किसके पास कितनी चाहिए, किसको गंदम की कितनी ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो तैयार करता है। और उसके बाद जब इन्होंने पहले 10 लाख टन, फिर उसके बाद ECC वजारत ख़जाना ने इसकी मंजूरी दी। अगर आपके गलत अदाद शुमार दिए गए हैं तो उन लोगों को कटहरे में लाई। अच्छा, सब कुछ अच्छा। और मज़े की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी, ये जो निगरान हुकूमत है, उसके अहकामात को भी इनसे पूछना भी वज़रा से बात से गवारा नहीं करती थी कि ये निगरान है, ये कौन सा मुश्किल है, इन्होंने कुछ दिन रहना है, ये चले जाना है, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करती थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी तैयार की कि जी 10 लाख टन गंदम मंगवाई जाए पहले। ये अगस्त सितंबर 2023 की बात है।
उस वक्त के नेशनल फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड महमूद, उन्होंने कहा जी 10 लाख टन जितनी को मंगवाना चाहते हैं मंगवा लें, सबको इजाज़त दें। खुली इजाज़त दी गई, निजी शोबे से मंगवाई गई। टीसीपी और वजारत तजारत ने इस पर इतराज़ात भी किए थे कि ना मंगवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद इनको कस्टम और जो है GST उससे भी छूट दी गई और खुल्लम खुल्ला जहाज़ पाकिस्तान में आए, अंधाधुंध गंदम आई और उसके बाद यहाँ पे जब पहुँच गई है, फिर जो वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है उस पर भी एतराज़ है। वो फरवरी के बाद, फरवरी 2024 से अब तक जो गंदम आई है उसकी तहकीकात करेगी। भाई ये तो सितंबर 2023 से आनी शुरू हो गई थी, उस पर कोई यानी कि निगरान हुकूमत को फिर उन्होंने बरी जिम्मा कर दिया और वो जो उनके दौर के लोग थे उनसे भी इंक्वायरी की जाए ना। हम इस पर मजीद भी बात करते हैं अपने जो गेस्ट हमारे। थैंक यू सो मच मजहर, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दी। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खालिद हुसैन साहब। ज़रा ये तो बताइएगा, ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ? निगरान हुकूमत से मौजूदा हुकूमत में आके ज़्यादा बहरानी सूरत इख्तियार कर गया, आप इसका जिम्मेदार वैसे किसे करार देते हैं? आपने गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली होगी साबिक निगरान वज़ीर आज़म की। जी बहुत शुक्रिया एरवाई और खबर सवेरा का। जैसे कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान में कभी आज तक जितनी भी इंक्वायरियां हुई हैं उसका कोई रिजल्ट मिला है? ये अभी जो इंक्वायरी कभी किसी पे डाल रहे हैं, कभी किसी पे डाल रहे हैं। 35 लाख मैट्रिक टन $1 अरब की गंदम जो बाहर से मंगवाई गई है, वो तो उसका इशू अलग है, लेकिन जो मेरा किसान अभी जमीनों पे हमारी गंदम पड़ी और वो रुल रहा है, उसको कोई सोच नहीं रहा। पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ये जो पुरानी गवर्नमेंट ने कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि जो हम रुल रहे हैं, जो रोडों पे किसानों की जो गंदम पड़ी है, उसका हम क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि इंक्वायरी की जाए। ये 35 लाख मैट्रिक टन $1 अरब जो जो इसमें है, मैं तो कहता हूं कि ऐसी सजा दी जाए कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए जो पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन जो पाकिस्तान का किसान इस टाइम रुल रहा है, जिसकी गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, कल को एक नया बहरान निकल आएगा क्योंकि गंदम काश्त नहीं होगी। अगले साल आप कहां से गंदम मंगवाएंगे? और उस वक्त आलमी मार्केट में अगर गंदम का रेट इतना ज्यादा हुआ तो आपके पास क्या इतना जरा मुबादला या डॉलर है? आप वो जो दावा है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो जिसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस टाइम जो किसान रुल रहा है, तो उसकी गंदम नहीं खरीदने के लिए तैयार, वो 2200-2800 में बेच रहा है। इस टाइम उसका जो माशी तौर पे जो कत्ल हो रहा है, ये अभी कत्ल की वजह नहीं है, आगे वाला जो मुल्क की सलामती के लिए मसला बन जाएगा। अच्छा ये बताएं बाट साहब, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, अभी पंजाब हुकूमत ने एक इशारा ये दिया है कि हम किसानों से गंदम खरीद लेंगे, तो ये आपके कोई राब्ते हुए किसी सतह पर, किसी हुकूमती लेवल पर? जी ये पंजाब गवर्नमेंट रोज हमें इशारा देती है कि हम गंदम खरीद रहे हैं। अभी 2 महीने हो गए हैं, डेरा गाजी का, मुल्तान और जो भावलपुर जनूबी पंजाब के डिवीजन है, उसको तो गंदम निकली 2 महीने हो गए। आधी से ज्यादा मिडल मैन और फ्लोर मिल ने खरीद लिए है, वो भी 2800 में, 2600 में, 3000 में। तो अब मेरा किसान तो दिन ब दिन रुलता जा रहा है। कल को जब ये रेट बढ़ा देंगे 1 महीने बाद, तो मेरे किसान के हाथ से तो गंदम चली जाएगी। फिर मिडल मैन और फ्लोर मिल वाला जो है ना, वो फिर एक मिडल मैन के पास आ जाएगी, किसान से हाथ से निकल के। किसान इतना नहीं, उसके पास ना स्टोरेज है, ना वो गंदम अपने पास स्टॉक कर सकता है। वो जमीनों पे पड़ी गंदम है, और वो भी हमने जो आड़ती है उससे हमने जो सूद पे पैसा उठाया हुआ है, उसके मद में वो गंदम हमसे कोड़ियों के दाम दे रहा है। कल गंदम ना बीजी गई, आगे कपास का टाइम आ गया है, कॉटन ना काश्त हुई। तो मैं हैरान हूँ, इस मुल्क को अगर किसी ने बाहर निकाला है तो वो ज़राअत है। ज़राअत की वजह से आप जरा बादला भी ला सकते हैं, जिसमें हमारा किन्नू है, आम है, मकई है, चावल है। लेकिन जिस तरह जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, खालिद साहब इस तरह हुआ तो ये जी सर। खालिद साहब थोड़ा सा देखने वालों को ये भी बताइए कि इस वक्त तो गंदम के लिए आप लोग रुल रहे हैं और कोई खरीद नहीं रहा है, आगे दीगर क्रॉप्स आनी है, उनके लिए भी किसान को पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है, वो अपनी ये गंदम बेचेगा तो वो फिर पैसा उठाएगा, पैसा उठाने के बाद फिर वो कपास लगाएगा, कपास के बाद दीगर चीज़ें लगाएगा। खालिद हुसैन बाट साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, तो मुझे बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि मामला चलेगा कैसे जब आपके पास पैसा नहीं होगा अगली फसल लगाने का? तो इसका मतलब ये तो फिर सिर्फ इस साल नहीं, अगला साल भी डिस्टर्ब जाएगा, खुदा ना खास्ता हमारा। जी अगला साल इसलिए डिस्टर्ब होगा, कॉटन की टाइम पे काश्त नहीं होगी, और आगे जो गंदम काश्त होगी वो किसान इस दफा इतना रुल चुका होगा कि अगले साल वो गंदम काश्त नहीं करेगा। जब गंदम काश्त नहीं करेगा
तो आपके पास जो आटे की कमी आ जाएगी। क्या आपके पास इतने डॉलर हैं? और उस वक्त आलमी मार्केट में अगर रेट ही 7,600 हुआ तो आप कैसे बाहर से गंदम मंगवा सकेंगे? अच्छा खालिद साहब ये बताएं, हमने यूक्रेन से क्यों मंगवाई थी? मतलब एक हो रहा है ना कि उस वक्त के ये मामलात थे कि किल्लत पैदा हो गई थी, बहुत सारे बयानात इस वक्त आ रहे हैं। आप क्योंकि डायरेक्ट अफेक्टी हैं इस चीज़ के, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई किल्लत हो गई थी मुल्क में? देखिए जी, हमारे यहाँ जो किल्लत आती है वो 5 से 7 लाख मेट्रिक टन, कभी 3 लाख, कभी 10 लाख के अंदर अंदर किल्लत होती है। अच्छा। और इस साल तो जो हमने गंदम और आदादो शुमार जो हमारे पटवारी हजरात हैं, जब हमारी गंदम काश्त हो जाती है तो वो हमारी गिरदावरी करते हैं। इनको 4 महीने पहले पता चल जाता है, बल्कि 5 महीने पहले पता होता है कि किसान ने इस वक्त कितने लाख एकड़ पे गंदम काश्त कर ली है। ठीक है। ये तो 5 महीने पहले गवर्नमेंट पंजाब जितनी है मिनिस्ट्री फूड है उसको पता होता है कि मेरे किसान की गंदम कितनी काश्त हो गई है। तो इस दफा तो हमने वाफर मिकदार में गंदम काश्त की थी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। और अभी भी 20 से 22 लाख मैट्रिक टन गंदम पंजाब गवर्नमेंट के पास हमारी पुरानी खरीदी हुई गंदम पड़ी हुई है। तो मैं हैरान हूँ कि इतना कुछ पता होने के बावजूद भी सब ने आंखें बंद रखी। चीफ सेक्रेटरी ने रखी, सेक्रेटरी फूड ने रखी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने। यानी आप कह रहे हैं कि किल्लत थी लेकिन इतनी नहीं थी, ऐसा ही है? या फिर किल्लत नहीं थी या किल्लत थी? किल्लत अगर थी तो 2-3 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा किल्लत नहीं थी इस साल जी। अच्छा, बाट साहब, वैसे बतौर आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद, आप इस सूरत हाल का सलूशन क्या देखते हैं? क्या किया जाए इस वक्त? हुकूमत ही कह रही है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो सलूशन क्या है फिर आपके नज़दीक? देखें जी, अभी ये जो बात कहते हैं ना कि हमारे फूड के पास स्टोरेज करने की जगह नहीं है, तो स्टोरेज करने की जगह आपको पता है हमारे स्टोरेज कैसे हैं पंजाब गवर्नमेंट के? कि हमारे इलाके में जहाँ सेंटर है फूड का, वहाँ नीचे ईंटें रखते हैं, ऊपर बोरियां रख के ऊपर तरपाल डाल देते हैं। स्टोरेज की ये बिल्कुल बात गलत कर रहे हैं कि स्टोरेज नहीं है, जितनी मर्जी स्टोरेज गंदम कर लें, इनके पास बेपनाह जगह मौजूद है, तो स्टोरेज भी मौजूद है। और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट अगर मिलकर इसको हल करे तो एक दिन का हल है। 20 तारीख को पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था हम खरीदेंगे, आज आप देख लें 6 तारीख हो गई है, अभी तक एक दाना भी हमसे नहीं खरीदा गया। या फिर पिछली गवर्नमेंट की तरह किसान से लें, एक्सपोर्ट कर दें अगर बहुत ज्यादा है, और ये भी किया जा सकता है। क्यों एक और जुल्म कैसा है कि अभी हम उन्होंने ना हमारे पे 144 लगाई है कि आप जिला से गंदम बाहर नहीं ले जा सकते, सूबे से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास गंदम थी तो आप हमें कहते कि ये आपकी जिला बंदी खत्म है, सूबा बंदी खत्म है। अफगानिस्तान में आज 4500-4600 रुपए रेट चल रहा है, हमें अफगानिस्तान भेजने दें, सूबा KPK में भेजने दें, बलूचिस्तान में गंदम को आने दें। तो अगर गवर्नमेंट चाहे हमारे साथ बैठ के उसके हल बड़े थे, लेकिन अब लगता है कि वो गंदम किसान के हाथ से निकल जाएगी, मिडिल मैन और फ्लोर मिल और माफिया के पास आ जाएगी, फिर ये रेट बढ़ाएंगे, फिर किसान को फायदा नहीं होगा, फिर एक दरमियान में मिडिल मैन और माफिया फिर पैसा कमा लेगा। तो बस जरा आप हमें जो एहतजाज है वो उसका स्टेटस क्या है, क्या आप लोगों की प्लान है आगे, ये बता दें, क्योंकि आज रिपोर्ट भी आनी है जो तहकीकात हो रही है उसकी। देखें जी, हम पुरअमन एहतजाज 29 को किया, उस पर हमारी गिरफ्तारियां हुई, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे बच्चे बेटियों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है कि हम जो हमारे गाँव हैं वहां से हम निकलेंगे, जो हमारी शारा चल रही होंगी, GT रोड चल रहे होंगे, रेलवे ट्रैक होंगे, उस पे हम पुरअमन किसान निकलेगा और उन पे बैठ जाएगा, और उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक हमारी गंदम खरीदी नहीं जाती। थैंक यू सो मच। खालिद बाट साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, और वो ये कह रहे हैं हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे लेकिन इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ इंकशाफात का ही सिलसिला जारी है, और निगरां हुकूमत जो साबका थी वो मौजूदा हुकूमत पर भी जिम्मेदारी डाल रही है। मौजूदा हुकूमत कह रही है इस तमाम तरह फैसले निगरां दौरे हुकूमत में हुए। इंकशाफात का सिलसिला जारी और फिर उसके रिबटल्स का भी सिलसिला जारी। हम नहीं थे, हमने नहीं किया था, वो थे, उनसे पूछ लें। खैर, अब गंदम के साथ जो हुआ वो हुआ और इसका हल तो होना चाहिए, लेकिन अब सवाल एक और खड़ा हो गया है, और ये सवाल वज़ीर आज़म ने भी कर दिया है कि भाई चीनी वो बरामद करनी है या नहीं करनी है। जायज़ा लेने की उन्होंने हिदायत कर दी है, और ज़रा यह कहते हैं कि मकामी ज़रूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा, और चीनी की कीमत में इजाफा ना होना भी यकीनी बनाया जाएगा। यानी कि माजी में ये दो बड़ी चीज़ें रही, तो गंदम का बहरान, फिर चीनी का बहरान वक्तन फ़वक्तन सर उठाता है। अब ज़ाहिर है इस सारे इशू के बाद जो गंदम के मामले पर हुआ है,
अब हुकूमत बड़ी मोहतात हो गई है और शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का ऑलरेडी मुतालबा कर रखा है। ये बात और मद्देनज़र रखी जाए और पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी गई है, लेकिन वज़ीर आज़म अब अपनी काबीना से पूछेंगे कि जी फैसला किया जाए कि ना किया जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम दीगर मामलात आने बढ़ें, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो सियासत के मंजरनामे पे क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पर होगी गुफ्तगू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं, तकरीब वहाँ पर जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी का फोरम है 2024, इससे गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ मौजूद शुरका। Local and foreign both. So we have created this SAFC under the forum and the legal framework of Board of Investment. Presently, it is a corollary of Board of Investment, which strengthens its processes and procedures, and it looks forward for a great investment environment within Pakistan. What SAFC is actually doing, it is basically a unique political and military initiative to stimulate investment and achieve macroeconomic stability. SAFC adopts whole of the government approach to optimize multi-sector corporations by reducing bureaucratic and lengthy processes which are essential to improve the investment climate. Besides investment, SAFC plays a vital role in fast-tracking the privatization processes. As the government has decided that the only business government has is not doing the business, so we have decided to go on that path. So first of all, we have lined up those SOEs which are considered to be the sick and they need revival from the private sector, and we are very happy to report that the finish lines are coming very soon in sight. Inshallah, by the end of the close of this financial years, our business community will hear some very good news. Your Excellency, SAFC has the highest level of support from our leadership, and the SAFC is actually chaired by the Prime Minister of Pakistan, and the Apex Committee also includes the Chief of Army Staff. It includes the entire federal cabinet, entire federal ministries. It includes all regulators. It includes all allied departments. It also includes all the provinces. All chief ministers and provincial cabinets are actually part of that Apex Committee directly or indirectly. So that is where we are going to ensure that red tapeism is converted into red carpet. SAFC has initially emphasized on 5 sectors. They are agriculture and livestock, mines and minerals, information technology, telecom, energy, and privatization. However, as we grow, तो ये तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। बाय द वे, पहला जो बैच आया था सऊदी वज़ीर ख़ारजा के जो है अंडर, वो जायज़ा लेके गया था और अब फाइनली वो दूसरा बैच जो है वो भी आ चुका है और बहुत सारे इसमें रिटेलर्स, बिजनेसमैन, B2B ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम ज़रा सियासी मंजरनामे पे नज़र डाल लेते हैं और क्या कुछ हो रहा है, कौन किसको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और क्या कौन कह रहा है कि हम इनसे नहीं उनसे मुज़ाकरात करेंगे। अब कौन अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहा है और कौन से पुराने दोस्त जो है वो एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में शमूलियत के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया है। मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए ये राब्ता किया। मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता हुआ है तो कुछ अच्छे भी इसके ज़ाहिर नताइज हो सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग ने बजट से पहले हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त की। टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नून लीग ने पैगाम दिया, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अकेले मुमकिन नहीं। नून लीग ने यह भी कहा कि पीपी से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पेश करने की ख्वाहिशमंद है। अब नून लीग ने यह भी कहा है कि पीपी हुकूमत का हिस्सा बनकर बजट के लिए तजावीज़ दे और साथ ही पीपल्स पार्टी के जो कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को अभी तक कोई जवाब नहीं।
मुश्तरका दोस्तों को कोई जवाब अभी हाँ दिया या ना नहीं की है। है। यस, ऑल्दो के पीपी रहनुमा नैयर बुखारी जो हैं वो कहते हैं कि वफाकी काबीना में जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में तो भाई पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही गौर करेगी। वो गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम सवाल ये है में, और उनका कहना था कि 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी और नून लीग का ये इसरार था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। तो नैयर बुखारी ने जो गुफ्तगू की आपको सुनवाते हैं। कैटेगोरिकली कहा वजारतें नहीं लेंगे, ये रिविजिट हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स, कांट रूल आउट थिंग्स ना। ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कन्वे किया चेयरमैन बिलावल साहब को, जो भी फैसला सीईसी करेगी फिर वो कन्वे कर दिया जाए। हम उनको अश्योर करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे। तो चलें इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब। थैंक यू सो मच कादिर मंदुखेल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस और बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद। ज़रा बता दें, मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए आपको हुकूमत पैगाम पहुंचा रही है, आप लोग ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, मुश्किल वक्त है, बड़ा साथ दिया आपने इनका, तो इस बार साथ दे रहे हैं फिर? ये मुश्तरका दोस्त कौन है ये भी तो बता दे। ये तो आप बता तो आप सकते बताएंगे हैं, ना, हमें थोड़ी पता, ये तो रिपोर्ट हुआ हमने है। ये बता दिया मुश्तरका दोस्त। अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक मुतफ़क़ा तौर पे जो फैसला किया है कि हम मौजूदा हुकूमत को हम सपोर्ट तो करेंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब हुकूमत बार बार इस बात पे बज़िद है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि पिछले 16 माह की जो एक मैं कहूँगा तल्ख हुकूमत को या मजबूर को या जो नाम दे आप हो, उस वक्त हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री अच्छी है वगैरह वगैरह। इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि चलो उनको आप फुल फ्लज ये मौका दे ताकि वो परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छा भी उनके खाते में, बुरा भी उनके खाते में। लेकिन पता नहीं ना जाने मुस्लिम लीग नून क्यों बज़िद है कि हुकूमत में शामिल हो जाए। लेकिन इसके लिए जी 20 CAC की मीटिंग होगी और वहां अगर दोबारा इस फैसले पे अगर गौर किया गया तो जरूर हुकूमत में शामिल होंगे। हुकूमत ये कह रही है कि ज़ाहिर है आप लोग तनकीद भी करते थे, आप कहते थे हमारे पास तो वो वजारतें थीं जिन्होंने कोई इस तरह के डिसीजन नहीं लेने थे, जैसे कि गंदम की बहरान की कैफियत हो गई, हम अब तो वजारत खारजा हमारे पास थी, दीगर वजारतें थी, तो इसलिए भी हुकूमत चाह रही है कि आप आ जाएँ, बजट आने वाला है, तजवीज़ दे दें। तो कौन सी वजारतें वैसे आप लोग लेना चाहेंगे अगर हुकूमत में आते हैं? तो हमने जब फैसला ही नहीं किया कि हम शामिल होंगे तो आप वजारतों की बात करके कसौटी ना खेले मेरे साथ। डिप्टी वज़ीर आज़म की स्लॉट भी फिल जो हो गई। अखबारात में या सोशल मीडिया पे या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें चल रही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट मिलेगी, ये तो एक अंदाजा लगा रहा है क्योंकि हमारी दिलचस्पी तो है उस वजारत में, उस वजह से कि हमारे शहीद कायद के नाम पे है, हम चाहते हैं कि उसको बेहतर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरूर बोलेंगे उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। तो ये भी एक अपनी तरफ से ख्यालात के तौर पे मीडिया नशर कर रही है। जब हमने कोई फैसला ही नहीं किया तो वजारतें लेने की बात तो फिर सेकेंडरी आ जाती है। अच्छा, नहीं फैसला तो होगा CEC में ना, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम CEC के इजलास को? कादिर साहब को आई गेस आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है। कादिर साहब, कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही क्लियर। तो ये बताएं, तो ये आपकी जो CEC है ये कब तक फैसला कर लेगी? देखिए, ये सवाल फिर एक वो है कि ये तो पार्टी की क़यादत की मर्जी है कि वो कब फैसला करे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि क्यों हुकूमत बज़िद है। अच्छा, आपकी ज़ाती राय, चलें कादिर मंदुखेल साहब, अपने एक्सपीरियंस है, आपकी ज़ाती राय क्या है? हुकूमत में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज़ाहिर पाकिस्तान को एक बहरानी कैफियत जो है इस वक्त थोड़ी बहुत से हालात बेहतर हो गए, अच्छे भी हो रहे हैं, उसका आप भी हिस्सा बन जाएं, आपकी राय क्या है? मेरी राय कि बिल्कुल नहीं शामिल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पिछली हुकूमत में जब एक दूसरे पे हम इल्ज़ाम लगाते थे कि वजारत खारजा अच्छी चल रही है, वजारत खजाना अच्छी नहीं चल रही है, तो फुल फ्लज उनको इख्तियारात मिल जाएंगे, इसमें हर्ष क्या है। तो अब ये होता ना कि फिर वही होगा कि पीपल्स पार्टी ने सही काम नहीं किया है, इस्लाम पार्टी ने सही काम नहीं किया है, हमने अच्छा काम किया। तो जब तो चले इलेक्शन सर पे थे ना, अब तो कोई इलेक्शन सर पे नहीं है, बड़ा टाइम है, तो आप मिल बैठ के दोनों मिलकर हुकूमत के मामलात संभालें, मुल्क को निकालें मसाइल से, क्या ख्याल है? जी, मसाइल से निकालने के लिए तो हमारी मशावरत भी जारी है। हम हुकूमत को सपोर्ट भी करें, हम अगर हुकूमत को सपोर्ट ना करें तो एक दिन भी नहीं चल सकेगी। तो इसमें फिर क्या जिद है कि हर चीज में मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा आपके सवाल के जवाब में, कि जब फुल फ्लेज हमने मुस्लिम लीग नून को इख्तियार दिए, ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है,
तो क्यों वो बजिद है? और बाकी उनको मशावरत जो चाहिए, तो आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत सबको पता है कि वो मुफाहमत का बादशाह है, और अगर कोई अपोजिशन उसे नहीं संभाला जा रहा है तो उसके लिए भी हम किरदार अदा करने को तैयार है, और किरदार अदा कर रहे हैं ऑलरेडी। अब इस वक्त हमारा खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर आ गया, देखिए एक पार्टी के बेहतरीन तर्जुमान के तौर पे उसने तर्जुमानी की है, तो मुझे पूरी यकीन है कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा पख्तूनख्वा हुकूमत की और वफाकी हुकूमत में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार है कि हुकूमत को सपोर्ट करे, चाहे वो वोट की सूरत में, चाहे वो पॉलिसी की सूरत में, चाहे वो सोच की सूरत में, तो हम तो हर तरह की तैयार है। और बाकी अगर फिर वो बजीद है तो ये फैसला मेरे क़यादत एक चीज़ और बता दें, जो मुश्तरका दोस्त हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है, अब वो बस जस्ट आप तक एक पैगाम पहुंचा रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पहले मुश्तरका दोस्त की निशानदेही कर रहे हैं और फिर मैं आपको बेहतर बता सकूंगा। मैंने आपको बड़ा जोर दिया कि आप हुकूमत में शामिल क्यों नहीं जाते, मुश्तरका दोस्त मैं नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल इस वक्त हुकूमत अच्छी चल रही है। हाँ। और अच्छी से मुराद ये कि देखिए इकोनॉमी भी स्टेबल हो गया, डॉलर भी स्टेबल हो गया, और अब महंगाई भी कमी की तरफ आ रही है। तो मैं कहता हूँ अच्छा चल रहा है। इस अच्छे को क्यों जाके उसको करे? हमें तो खुशी है कि अगर अच्छी हुकूमत हो तो हम शामिल हो, लेकिन अगर बुरी हुकूमत हो उसके लिए भी हम तैयार है, उसको सपोर्ट करने को तैयार है, मगर वजारतें लेना जरूरी है। आप देख रहे हैं ये गंदम का जो बहरान आ रहा है और जिस तरह से ये इंकशाफ हो रहा है, और अभी तो निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच में कशमकश चल रही है। बहुत अच्छा आपका जो नईम भट्ट साहब है, इसी ने इस इशू को उठाया और इसी ने जो निगरान वजीर खजाना से भी सारी बातें उगलवा ली है। अब काकड़ साहब ने भी सारी बातें कादिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है और इस्लामाबाद आपको लिए चलेंगे। इस वक्त जो तकरीब जारी है उससे वजीर सरमायाकारी जो है सऊदीया के, वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। And us being here today shows the urgency and the action that we're taking to address those themes. Pakistan is a major strategic partner for Saudi Arabia. Our partnership, our timeless friendship is firmly rooted in our common values, mutual trust, shared religious beliefs, and cultural backgrounds. Saudi Arabia is also delighted to be home to more than 2 million Pakistanis. I said this yesterday, hardly you can find any Saudi who hasn't seen a Pakistani doctor or were taught by a Pakistani professor. Many of the Pakistanis in Saudi Arabia have contributed significantly to our Vision 2030. It is thanks to Vision 2030 that the kingdom is undergoing the most comprehensive transformation in our history. And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic, and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. As well as the many important and influential leaders from globally renowned Saudi companies and the Saudi investor landscape who have joined us in this visit. Thank you all very much for joining this delegation. Today we want to connect you all, as our Saudi companies have success stories to share. Those Saudi companies would desire to continue building their international presence, for Saudi Arabia's ambitions do not stop at our borders. And we would like to see Pakistan as one of our leading international partners. In fact, we firmly believe our journey is one that does not only affect us, it is one that we hope can bring benefits and opportunities to our partners across the world. This is also why we play an important role in providing development financing through the Saudi Fund for Development, for example. But our support goes beyond development finance. And all of the tools available to us, we know the most powerful tool is commercial investments, which can act as a catalyst funding
for other key initiatives. And Saudi Arabia has long been a significant exporter of capital, including through the investments of our leading companies and our sovereign wealth fund. The numerous companies that are here with us can bring with them a strong, proven set of capabilities and track record. They can help you grow bigger, faster, and become more profitable to achieve the vision that you have laid before us. So this gathering provides a wonderful opportunity for them to develop a deeper understanding of the great opportunities available for investment in Pakistan and to learn about related regulations, requirements, and incentives. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I am certain that Saudi Arabia and Pakistan across both public and private sectors can take our partnership to the next level. And by enhancing our current efforts, we certainly will. Now, before I conclude, and on behalf of our delegation, I wish to convey once again our sincere appreciation to the government of Pakistan for receiving us. Such a warm welcome and receive. We really appreciate that. And with that, I thank you all very much for your attention, and we look forward for a fruitful day and hopefully more visits to come. Thank you all very much. तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सऊदी अरब का डेलीगेशन है वो आया हुआ है और होपफुली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जो है इस वक्त तवक्को की जा रही है। इस पे शो में आगे चल के भी हम बात करेंगे। अभी ज़रा शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम सब जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, इंग्लिश वाला भी, उर्दू वाला भी, लेकिन हम अभी उर्दू वाले सफ़र उर्दू वाला होना चाहिए, लेकिन उसे इंग्लिश वाला सफ़र नहीं बनना चाहिए। कैसे? ऐसे अक्सर ऐसा होता है कि दौरान सफ़र कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, बहुत सारे लोग बाय रोड जाते हैं तो उसमें उनको बड़ी परेशानी होती है। आपके साथ फैमिली हो तो ज़्यादा परेशानी होती है। फिर होता यह है कि जी फैमिली को वहाँ छोड़ कर जाएँ, किसी मैकेनिक को लेकर आएँ, ख़ुद से कुछ करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी सूरत हाल हो जाती हैं जिसमें मुश्किल आ जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद आती है और सयाह और आम शहरियों के जो कहते हैं ना जो सफ़र है, इसके दौरान अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो मुश्किल से बचाने के लिए अब पेशावर की ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल वर्कशॉप सर्विस शुरू कर दी है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। जी हाँ, अब होगा क्या, इसके ज़रिए दौरान सफ़र गाड़ी में किसी भी किस्म की ख़राबी की कंप्लेन पर उसे ठीक किया जा सकेगा। कभी कभी सड़क के बीच में गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा हो जाते हैं और उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि अगर रात के सफ़र में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उससे डेंजरस तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। एसपी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर सऊद खान हमारे साथ मौजूद है, एसएसपी ट्रैफिक। सऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही अच्छा ये इक़दाम है, जाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा हमारे यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो है गिलगित के साथ सबसे इक्वली सबसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। बहुत से लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, बहुत से लोग अनप्लान्ड अपना ट्रैवल शुरू कर देते हैं। इस वर्कशॉप का फिर कैसे ख्याल आया, ये कैसे आगे काम करेगी, ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं फैसल भाई, खैरियत से हैं आप ठीक हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो के साथ हमें बुलाया, हमें मौका दिया इस इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये बेसिकली वर्कशॉप अभी हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर जो बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं हमने आइडेंटिफाई की कि गाड़ियाँ जो हैं ज़्यादातर जो हैं रोड्स के ऊपर ख़राब हो रही हैं, वो किन वजूहात की वजह से होती हैं, तो वो एक ट्रैफिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। और ख़ास तौर पे चूँकि पेशावर ख़ुद भी एक ट्रांजिशन का एरिया है, यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से 5 लाख के करीब गाड़ियाँ शहर से इन आउट हो रही हैं। तो उस सिलसिले में हमने अपनी एक वर्कशॉप यहाँ पे कर ली। लेट नाइट कभी हो जाता है, कभी शॉप्स बंद होती हैं, लोगों को वर्कशॉप्स का नहीं पता होता है, तो हमारी जो ये मोबाइल वर्कशॉप है ट्रेंड मैकेनिक्स के साथ प्रोफेशनल लोग हैं, ये हेल्प करेंगे लोगों का। और इसके अलावा भी हमारी किसी और किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी तो वो भी इनको प्रोवाइड करेंगे ऑन द रोड। अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा दूसरा आपको एक और चीज़ भी बतानी थी कि हमारी जो मोबाइल वर्कशॉप के साथ हमने एक और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भी स्क्वाड भी क्रिएट की है। ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी किस्म की भी इमरजेंसी होती है, मेडिकल एड देना पड़ जाता है या
कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो फौरी वो रिस्पॉन्ड कर सके। अच्छा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी कंट्रोल रूम के साथ जुड़ी होंगी। अच्छा सऊद साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, के अंदर हैं, मौजूद हैं। हाँ, ये बताइएगा, ये ऐप के थ्रू काम करेगी? ऐप पे रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप तक मैसेज पहुँचेगा? ये किस तरीके से राब्ता करेगा? कोई शहरी अगर फंस गया है सड़क पे तो वो राब्ता कैसे करेगा ताकि मोबाइल सर्विस पर पहुँचे? जी मैडम, राब्ता हमारे पास ऐप ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन भी है, उसके थ्रू भी जो है वो लोग हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। सारा सेंट्रलाइज्ड है, इस नंबर पे कॉल की जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अगर ये सर्विस चाहिए होगी तो वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी लोगों को। और कितनी वर्कशॉप्स हैं इस वक्त, मोबाइल वर्कशॉप, और किन किन पॉइंट्स पर होंगी? रिस्पांस टाइम क्या होगा, ये अंदाज़ा लगा दिया आपने अभी तक? जी मैडम, 10 to 15 मिनट्स अभी फ़िलहाल रिस्पांस टाइम चल रहा है। अभी तो हमने एक गाड़ी को तैयार किया है इसके लिए, फर्दर और मज़ीद इसके अंदर हमें एटलीस्ट हमने 4 to 5 व्हीकल्स यहाँ पे जो हैं हमने प्लान की हुई हैं और ये हमने अपने विद इन आवर ओन रिसोर्सेज रहते हुए जो है उसमें से ही ये सर्विस जो है वो इनिशिएटिव इसका लिया है। और तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद इसके अंदर और सऊद साहब काम की बात तो बताएं, ये इसका चार्जेस हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पब्लिक। जी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसमें काम शुरू है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इसकी प्रोग्रेस भी आवाम के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा, ब्रीफली बता दें, पेशावर तक ही होगा या आप इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे? पूरे खैबर पख्तूनख्वा। मैडम, सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है फ़िलहाल तो पेशावर का ही सारा देख रही है। अलबत्ता ये है कि आई होप कि अगर इसकी आउटरीच हम बढ़ जाएगी तो जब हमारा अगर इसमें जुरिसडिक्शन जब बढ़ जाती है, हाईवे के साथ भी जो हमारी हाईवे पेट्रोल है उसमें भी ये चीज़ हम आगे प्लान कर रहे हैं कि ये भी इसी मंथ के अंदर जो है हाईवे पेट्रोल के साथ भी जो है वो इस तरह की ठीक है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मोबाइल वर्कशॉप जो है वो सऊद साहब, थैंक यू सो। बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं और ये वो चीज़ है जो बाकी और ख़ासतौर पर कराची में ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मज़ीद ट्रैफिक। सदफ, इसमें ना एक अच्छी बात ये, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या KPK हो, यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है जो कि दीगर सूबों में भी होनी चाहिए। उसका बड़ा अच्छा ये इक़दाम होता है और उसके साथ साथ अब ये वाला जो इक़दाम है ना, दिस इज़ वेरी कमेंडेबल। और इस तरह के जैसे आपने कहा कि कराची में तो एक नहीं 150 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे आपको हर सड़क के लिए। सही बात है, इसमें बाद में बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। 10 बज गए हैं, हमारे शो का दूसरा घंटा शुरू हो गया है और 9 बजे मुझे याद नहीं रहा था, मैंने आपको अपना नाम बताना, लोगों को भी याद नहीं रहा होगा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, सदफ अब्दुल जब्बार मेरा नाम। शायद बता दिया था, तो फिर मैं भी दोबारा बताया। तो मैं हूं सैयद फैसल करीम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसे कि पहले घंटे में तो दूसरे घंटे में भी बड़े ज़बरदस्त होंगे क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब तो ये कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने पिछले पूरे घंटे में ही हम अपने आपको बिट्स बाय बिट्स गुफ्तगू सुनाई क्योंकि एक इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के लिए ये माशी मैदान से बड़ी अच्छी खबरें हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ तारीख में पहली बार 73,000 पॉइंट्स की सतह पे पहुंच चुकी है। मस्बत आगाज हुआ है, तो पिछले पूरे हफ्ते भी मस्बत आगाज कि आज तो हम ये देख रहे हैं जो सऊदी डेलीगेशन है जिसका अभी हम देख रहे हैं कि सेशन भी हो रहा है इस्लामाबाद में और वहाँ पर ज़ाहिर है ये कोशिशें इस हुकूमत की जानिब से की गई। शहबाज शरीफ साहब ने दौरे भी किए थे, तो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुसलसल हुकूमत काम करती दिखाई दे रही है और सऊदी अरब के कामयाब दौरे भी हुए बाजी में अभी हमने देखा और पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने, अपने पाँव पर खड़ा करने का ये मिशन है। अब जो 50 रुकनी सरमायाकारों का वफ्द है, सऊदी सरमायाकारों का वफ्द, ये पाकिस्तान पहुँचा है। इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राहमार होगी, मुख्तलिफ फेजेज़ में होगी और इसमें अब कौन कौन से मंसूबे हैं जी। रेकोरिक मंसूबा, उस पर मुज़ाकरात जारी रखने के मामले पे भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है, बेपनाह जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के ज़राए हैं, तो विंड और सोलर मंसूबों में सरमायाकारी के मौक़े पे भी जो है वो और किया जाएगा। अब सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक की क़यादत में ये सऊदी वफ़द आया है। अब इसमें कौन कौन है जी? इसमें ज़राअत, टेलीकम्युनिकेशंस, तामीरात समेत दीगर कंपनीज के सरबराहान शामिल हैं। एंड टू मेंशन ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस पूरा वफ्द है, यानी कि ये जो है जितने भी ये मुआहदे होंगे
वो मुख्तलिफ कंपनी से होंगे रादर देन इंडिविजुअल। और इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। अगर हम देखें जो पिछला वक्त आया था, उन्होंने आकर सूरत हाल पे पहले काफ़ी लंबी बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी। इसको हम एक ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप अगर हम कहें तो गलत ना होगा। ज़ाहिर उसके बाद अगर इस पर मुआहदे हो जाते हैं इंशाल्लाह तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। और वाज़ेह रहे कि वक्त सऊदी फरमा रवा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तो सऊदी वक्त की आमद और माशी सूरत हाल में हम मस्बत के आसार देख रहे हैं। ज़ाहिर है ये कोशिश है। पाकिस्तान ने जब IMF से रुजू भी किया था तब भी हमारा जो एक कहना चाहिए ना कि मईशत को बेहतरी पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए ज़रूरी था कि बैरूनी सरमायाकारी आए, और उसमें ज़ाहिर है सऊदी अरब ने भी वाज़े क्लियर कर दिया था कि हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं। इस वजह से भी सऊदी वक्त यहाँ पर पहुँचा है। एब्सोल्युटली। अब इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नईब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कितना अहम ये दौरा है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कुछ लोग थोड़े मायूस भी हो गए थे कि जी वो एक डेलीगेशन आया और वो बात करके चला गया, कुछ हो नहीं, हाँ बर्खास्तन हो गया। लेकिन अब ये अब दोबारा वफ्द आ चुका है और बड़ा ही अहम डेलीगेशन है। इसमें हम देख रहे हैं ना सिर्फ एग्रीकल्चर, IT, कानकनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी आई हुई है। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप सर? आई थिंक लोग इसलिए भी मायूस हो जाते हैं कि ये 2019 से सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा वो पाकिस्तान में हिज रॉयल हाइनेस आए थे और उस वक्त एक रिफाइनरी की गुफ्तगू हुई थी और 20-21 अरब डॉलर की गुफ्तगू हुई थी। बट जैसे मैं कहता हूँ कि द जॉब इज फॉर अस टू डू। हमने उसको उस तरह फॉलो अप नहीं किया, हमने उसके जो यहाँ पे काम होना था वो नहीं किया, क्योंकि एक स्टेट इनर्शिया या स्टेट लेथार्जी तो पाकिस्तान में है जरूर, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। उसको फिर हमने अब रिवाइव करने की कोशिश की है। अब भी आई थिंक कि अच्छे फॉलो अप्स हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स SIFC ने उनको पिच किए हैं उनमें गुड इकोनॉमिक वैल्यू जिसे आप कहेंगे एग्जिस्ट करती है। 30 से 32 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स पिच हुए हैं। आई थिंक वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू क्लोज समथिंग, क्योंकि जैसे आपने आगाज ही जिस बात से किया कि पाकिस्तान जब क्लोज करेगा तो दुनिया को एक सिग्नल भी जाएगा कि वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू डू बिजनेस विद, वी आर अ गुड डेस्टिनेशन टू स्टार्ट वर्क विद। चाहे इसमें रेकोडेक है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट आनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है, ITES है, एनर्जी के जो लगे हुए प्लांट्स हैं उस पर बातचीत है। बट जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं ना कि यू नीड टू क्लोज सम डील टू सिग्नल टू द वर्ल्ड। वो 5 अरब डॉलर की मैं अब भी समझता हूँ कि अंदर अंदर जो भी किया जा सकता है वो एटलीस्ट उसका आगाज होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी एक MOU साइन होंगे, प्राइवेट सेक्टर से गुफ्तो शुनीद होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। मे बी इसको एक्सपेडाइट करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऐसा हो। अब आपको एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क चाहिए सऊदी के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ भी होता है। डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस वक्त जो सऊदी वफ्द है वो मौजूद है इस्लामाबाद में, इस हवाले से तकरीब भी हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग सो पेशेंट। मेरा सवाल ये है कि हम रेकोडेक मंसूबे में बड़ी बात करते हैं, अभी हो रही है 10 से 15 अरब की जो सरमायाकारी है, डॉलर की सरमायाकारी, उस पर बात हो रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जो विंड पावर है, सोलर मंसूबे हैं, ज़राअत है, कानकुनी, IT, ये बड़ी जल्दी हमें रिजल्ट दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेकोडेक। तो आप समझते हैं यहाँ से नताइज आना शुरू हो जाएंगे? तो देखें ये बात सही है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका अगर आप हुजम पिछले 10 साल का देखें तो वो 1.5-2 अरब डॉलर एवरेज करता रहा है। तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत कम है। 2006-07 में मुझे याद है उस वक्त के वजीर खजाना से मेरी मुल्क से बाहर मुलाकात हुई तो वो 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू कर रहे थे अमरीका में। आज देखिए कि हम अब भी 1.5-2 अरब डॉलर पे खड़े हैं। हमारे खत्ते के ममालिक में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें ओवर द ईयर्स हो रही हैं। सो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी 25 करोड़ की पाकिस्तान मार्केट है। जहाँ तक सोलर और विंड और एनर्जी का ताल्लुक है, आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल ऑन दिस। इसकी वजह यह है कि अभी आपने 600 मेगावाट के 2 प्लांट्स की कोशिश की है सोलर की, पाकिस्तान को कोई बिड नहीं आई। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी नीयत नहीं है कि हम ये करना नहीं चाहते, बट जब तक आप अपने एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ नहीं करेंगे,
आपने जिनके साथ मुआहदे किए हुए हैं उनके 550-600 अरब रुपए देने हैं आपने चाइनीज के जो ओवर द ईयर्स जमा हुए हैं। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम पिच करें पाकिस्तान को अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसमें कोई मुश्किल दरपेश ना हो, उसमें माइंस एंड मिनरल्स और एग्रीकल्चर आई थिंक स्टैंड आउट, एंड ऑन द सर्विसेज सेक्टर IT एंड ITES। एनर्जी में मे बी जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं LNG, कोल, कोई कायदे आजम सोलर, उनकी अगर हम सेल कर सकें मे बी ब्राउनफील्ड, नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान इस वक्त साल चल रहा है 235 टेरावाट आवर्स बिजली बनाएगा, पाकिस्तान की खपत जो है वो 140 टेरावाट आवर्स है। इसी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट में बहुत कुछ पे करना पड़ता है। बट सदफ सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नए मंसूबे जरूर चाहिए टू मूव टू ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर। बट वो करने के लिए मैं आज भी कहता हूं कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म नहीं मांग रहा, तश्कील 9 मांग रहा है। आई एम सॉरी, अभी हमने वो तश्कील 9 का अमल शुरू नहीं किया। जब शुरू करेंगे, ऑपरेशंस प्राइवेटाइज करने हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक करना है, पॉलिसीज को ठीक करना है। लोग कहेंगे अच्छा नहीं ये तो जनरल नहीं है। आपकी टैरिफ पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आप सिर्फ ठीक कर लें तो सर्दियों में जो आपकी मांग टूटती है 9000 मेगावाट पे आ जाती है और गर्मियों में 35,000 पे चली जाती है। आप इसी को ठीक कर लें तो आपकी कुछ मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का टैरिफ है, टैरिफ की क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। These are serious issues. We need serious people to solve these serious issues. अगर ये नहीं करेंगे तो दुनिया से पैसे ढूंढते रहेंगे, अगर ये करेंगे तो दुनिया पैसे लेके आपके पीछे खड़ी होगी। You know, I want Pakistan to be like that. एंड मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ, मैं इन सऊदी अरब का जब वक्त 2019 में आया तो मैं टेबल पे बैठा था, मतलब वो तब भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। फिर उन्होंने ही कहा कि आप एक SIFC जैसा अदारा जरूर बनाएं ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स दूर की जा सके। अब हमने एक काम किया, हमने एक कोशिश की, एक SIFC कोशिश कर रही है कि वो मुल्क की जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, जैसे हार्ट की आर्टरीज हमारी क्लॉग होती हैं, वैसी मुल्क की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टरीज हैं वो क्लॉग्ड हैं, कि उनको बाईपास कर लिया जाए। ये अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर इस तरह आ सकता है। इसी तरह हमें लोकल इन्वेस्टर को भी एक्साइट करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू, पूरे मुल्क को डीरेगुलेट करना है। सो ये एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP सदफ 13.6% पे है। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक मुल्क, ईस्ट एशिया, चाइना आपका बेहतरीन दोस्त, वो 30% GDP का इन्वेस्ट करते रहे हैं तो 6-7% ग्रोथ करते रहे। सिमिलरली विद इंडिया, और जो बांग्लादेश है वो भी तकरीबन यहीं पे खड़े हुए हैं। सो अब ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें मुल्क को बनाना है। ये जो मुश्किल मसाइल हैं उनको खुद हल करना है, उनको ठीक करना है, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट की पिच है वो कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब कोई डील क्लोज होनी चाहिए हमारी, B2B हो, G2G हो, ताकि हम ये कह सकें कि वी हैव बीन सक्सेसफुल। यानी कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 2019 में और 2024 में वो SIFC का है। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाका अजीब साहब। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं कि इस बार जो ये वफ्द आया है तिजारती और सरकारी वफ्द सऊदीया का, उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है सरमाकारी का आगाज़ हो सकेगा। इससे पहले भी जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि व्हेन ही वाज इन द रैंक्स, तो उस वक्त भी सऊदी जो डेलीगेट आया था वो इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वो उनकी खुद की भी डिमांड थी कि आपके पास SIFC जैसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अंडर वन रूफ आप कह सकें कि सारी चीज़ें जो भी हर्डल्स आते हैं वो ना हो। हर्डल्स ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्रूव्ड होनी होती हैं, वहाँ की रिलेटेड मिनिस्ट्रीज होती हैं। और एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाह रही थी कि हम हमेशा ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी, जिसका अब हम आगाज़ होते हुए देख भी रहे हैं। अच्छा, सयाहत पे हम अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि सयाहत भी बड़ी मईशत को फ़रोग देती है, लेकिन यहाँ पर हम उस फैक्टर के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि यूँ तो हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सयाहत में लोगों को बड़ा पसंद है, ख़ास तौर पर फॉरेनर्स आकर उनका परसेप्शन यहाँ पर आकर बड़ा चेंज होता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं, कई मुल्कों पर जाके दौरे करते हैं, पाकिस्तान के परचम लहराते हैं, आम शहरी होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए होते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता है और वो बतौर सयाह जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित तक जो मोटर बाइक्स पे सफ़र करते हैं वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं
उन्होंने अब तक 27 ममालिक के जो मोटरसाइकिल और कार पर सफ़र करके पाकिस्तान का परचम जो है वो लहरा चुके हैं। तो ऑफिशियली वो वर्ल्ड टूरिस्ट कहलाएंगे। एब्सोल्युटली इंटरनेशनल टूरिस्ट, और वो भी इतना ज़बरदस्त, मतलब कि ये जो बाइक और गाड़ियों पे जो टूर करना होता है ना, एक तो वो वाले सदफ टूरिस्ट होते हैं कि जो पैकेज ले लेते हैं और फिर वो जो है पछता रहे होते हैं कि बताया हमें इतना कुछ था और दिखाया हमें इतना सा। अच्छा, लेकिन ये भी होता है? यही तो होता है, असल तो गेम ही यही है। लेकिन वो लोग जो खुद सफ़र करने के आदी होते हैं वो मनमौजी होते हैं, उनकी जहाँ मर्जी वो रुक जाएं, जो नज़ारा उन्हें पसंद आए वहाँ पे अपनी गाड़ी या बाइक रोक लें, वहाँ पे वो अपनी बाइक की ओवरऑलिंग भी कर लें और जो है नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होकर फिर आगे भी निकल जाएं। वो लोग नहीं होते होंगे जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। नहीं, वो भी हो सकते हैं, ये तो किस्मत की बात होती है सदफ अपनी जब्बार साहिबा। नहीं, हम फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। अगर कराची से गिलगित नहीं तो कराची से हैदराबाद तो जा ही सकते हैं। हाँ। तो खैर, अच्छा, तो अब हमारे साथ आज मौजूद हैं खुर्रम सईद खान, जो कि वर्ल्ड मोटरसाइकिल टूरिस्ट और गाइड हैं। तो खुर्रम साहब, वेलकम करते हैं। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और मैं चाहूँगा कि हम ना बताएं, आप ख़ुद ये बताइए कौन कौन से ममालिक जो हैं वो उस पर आप सफ़र कर चुके हैं और कितने अरसे में? जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा एयर वाई का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इज़्ज़त बख्शी। और मैं अपना स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से कि व्हेन आई सी द मून आई सी द ब्यूटी ऑफ अल्लाह, व्हेन आई सी द सन आई सी द पावर ऑफ अल्लाह, एंड व्हेन आई सी इन द मिरर आई सी द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, और व्हेन आई सी माई कंट्री आई सी द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो ये मुल्क हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए कि हमें हर जगह जो हमारी ट्रैवलिंग का मकसद होता है, जब हम यहाँ से निकलते हैं आउट ऑफ द अक्रॉस द बॉर्डर, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज जो है दुनिया को जाए, क्योंकि हमारा वहाँ पर इंटरेक्ट होता है लोकल पीपल्स के साथ, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस लोगों के साथ नहीं होता है। तो जब हम पीपल टू पीपल इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा एक इमेज जाता है, और हम पाकिस्तान के बारे में उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, और पाकिस्तान बहुत फ्रेंडली है, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, कल्चरल हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हमारे पास हर कुछ मौजूद है शायद जो आपके कंट्री में मौजूद नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ, पहला कौन सा मुल्क था? ज़ाहिर इसमें एडवेंचर बहुत है, जिसके अंदर एडवेंचर का पैशन होगा वही ऐसे सफ़र कोई करेगा। भी बच्चा होता है जब वो बड़ा हो रहा है तो उसके वालिदैन का बड़ा किरदार होता है कि उसकी परवरिश कैसे की जाए, उसको कौन से शौक़, कौन सी चीज़ें जो है ना वो कराई जाएँ, या उनका शौक़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है, या जो वो लोग नहीं कर पाए वो चाहते हैं हमारी औलादें करें। तो ये शौक़ तो मेरे वालिदैन से मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुआ। मेरी वालिदा को भी बहुत शौक़ था ट्रैवलिंग का, मेरे वालिद को भी बहुत शौक़ था। मेरे वालिद ने तकरीबन 57 मुल्क घूमे, और जी, तो 57 मुल्क तकरीबन घूमे। तो मुझे भी शौक़ था कि मैं कम से कम 100 कंट्रीज़ तो करूँ, मगर क्योंकि कुछ बिज़नेस की वजह से नहीं जा पाता हूँ, कुछ हेल्थ की वजह से नहीं जा पाता हूँ, कुछ जब जाना होता है तो आपको पता है कि वीज़े नहीं लग पाते, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो खैर यहाँ से मेरा शौक़ शुरू हुआ, और जो मुझे याद है कि सबसे पहला जो हमने ट्रिप किया था वो इंडिया का किया था 1981 में। अच्छा। जब मैं शायद 7 से 8 साल का था, और मुझे ताजमहल अच्छी तरह याद है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ अगर देखी थी टूरिज़म में तो ताजमहल था। तो वहाँ से मेरे सफ़र बाय एयर गए थे आप? नहीं, वो हम लोग बाय एयर गए थे। अच्छा, हम तो आपके रोड एडवेंचर का ज़रा। अच्छा, रोड एडवेंचर के आप हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने ट्रिप किया था वो ये था कि हम पाकिस्तान से इंडिया का ट्रिप किया था। था तो वो बाय रोड, मगर बीच में था हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते अपनी गाड़ी लेके, तो लाहौर तक मैं गाड़ी लेके गया और अपनी गाड़ी मैंने लाहौर में पार्क की और वहाँ से बस में बैठ के मैं दिल्ली तक गया। अच्छा। तो ये मेरा पहला बाय रोड इंटरनेशनल सफ़र था 2014 में, और फिर वहाँ से फिर तकरीबन जहाँ जहाँ के मेरे वीज़े थे वहाँ तक मैं बाय रोड मैंने ट्रैवल किया वहाँ पर, और फिर वापस अपने मुल्क को लौटा। ठीक है। तो इस तरह बेशुमार सफ़र है मेरे। मगर वीज़ा आपको आराम से मिल गया था? जी, उस वक्त तो इतने मसले 2014 में इतने इश्यूज़ नहीं थे, अब ज़्यादा। हाँ, तो खैर अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बड़े मेहमान नवाज लोग रहे, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हुआ, फिर ज़ाहिर है वहाँ पर रिश्तेदार भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो बड़ा अच्छा मामला रहे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो था, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दूँ कि मैं क्रॉस रूट मोटर बाइकर एंड ट्रैवलर क्लब है पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा क्लब है इस वक्त। तो ये पहले एक बाइकिंग क्लब था, फिर हमने 2017 में थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए,
और इसमें हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स को लेके आए, जिसके अंदर जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, जो लोग बाई एयर ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से करते हैं, हिच हाइकिंग करते हैं, माउंटेनियर्स हैं, हाइकर्स हैं, ट्रैवलर ये अपना राइटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सबको इस ग्रुप के अंदर मर्ज किया जाए ताकि एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए ताकि हर एक्सपेक्ट को कवर किया जा सके। तो उसको लेके ये हमने 2017 में स्टार्ट लिया और 2018 में बाकायदा इस क्लब की जो बुनियाद है वो कराची में भी रखी गई। सही। और मुझे कराची का कोऑर्डिनेटर जो है मुंतखब किया गया कि मैं यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट करूँ और इनको आगे लेके चलूँ, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके। अच्छा खुर्रम भाई, ईरान का सफ़र और मतलब हम तो ना जब बैठते हैं तो हम कभी भी प्लान करते हैं जी तुर्की चले जाते हैं या फिर हम बाकू चले जाते हैं या फिर यूरोप का विजिट कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपने एक तो इंडिया की मिसाल दी, फिर ये कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हम इसको यकसर जो है नज़रअंदाज करके रखते हैं। इंडिया के खैर हमारे मामला अब इतने, ये वाला जो सफ़र है बहुत से लोगों को नहीं पता कि आप ईरान कैसे बाय रोड ट्रैवल करो और ईरान से लेके तुर्की तक आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम बाकू एंड ऑल, तो ये ज़रा हमें गाइड। अच्छा, इस सिलसिले में हमने अपना प्लान स्टार्ट किया आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बुरी तरह इंडस्ट्री हिट हुई थी वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म की थी। तो हमने सबसे पहले तो जो लोकल टूर ऑपरेटर्स थे उनको गाइड किया कि आप डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ाएं ताकि आपकी इकोनॉमिकली जो मामला हैं वो सही हो सकें। और इसी दौरान हमने एक ट्रिप प्लान किया ईरान का, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था मगर कोविड की वजह से डिले हो गया था। तो उसमें हमारा पहला जो ट्रिप था वो बाइकर्स का था कि 25 के करीब बाइकर्स हम जो है ईरान लेके गए और पूरे ईरान में हमने उसमें ट्रैवलिंग की। ये तकरीबन वीज़ा का मामला हो जाता है आसानी से? जी, ईरान बहुत फ्रेंडली है वीज़े के मामले में और वो बहुत इजीली हम लोग को वीज़े दे देते हैं। तो वो हम लोगों ने पहला ट्रिप किया जो बहुत कामयाब रहा और बहुत उसकी पज़राई हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर सेकेंडली हम लोगों ने किया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ख्वाह थे कि हम बाय रोड ट्रैवल करके, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि भाई हम पहले जाते थे समंदर के रास्ते हज करने, उम्रा करने, तो वो दिमाग में ख्यालात था। जो हमारे प्रेसिडेंट है मुकर्रम तरीन खान, वो भी बड़ी फेमस पर्सनालिटी है टूरिज़म के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का एक टूर प्लान करते हैं कि हम जो है उम्रे पे बाइकर्स को लेके जाएं। और इस सिलसिले में काविशें शुरू हुई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल सारी चीज़ें मामला ज़ाहिर एक बड़ा एक ये वो था। तो इसमें सब तकरीबन 25 बाइकर हमारे साथ गए, जिसमें हम यहाँ से ईरान गए, ईरान से बंदर अब्बास से फेरी कराई गई, वहाँ से शारजा गए, फिर शारजा से होते हुए हमने मक्का में एंटर हुए और वहाँ पर उम्रा अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद तीसरा ट्रिप हमारा फिर ईरान का था। ईरान एक ट्रिप और गया जो हम BMW बाइकर्स को लेके गए, ठीक है, तो वो हमने ईरान का एक ट्रिप कराया। फिर एक ट्रिप हमने जो मुकर्रम तरीन साहब ने सोलो विज़िट किया वो कराची से इस्तांबुल तक का था। अच्छा। वो बहुत कामयाब ट्रिप रहा। फिर बाइक्स पे बहुत ट्रिप हो गए, तो हमने सोचा कि अब जो है ना फैमिलीज़ को लेके जाया जाए और फैमिलीज़ को मतलब मिसेस को, बच्चों को, सबको लेके जाए ताकि जब फैमिलीज इंटरेक्ट होंगी फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ तो वो ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि फैमिलीज़ भी ट्रैवल करेंगी, फैमिलीज भी आपस में इंटरेक्ट करेंगी। एग्जैक्टली। तो फिर वो एक प्लान बनाया गया जिस पे 1 साल तक काम होता रहा और फिर हम लोगों ने 6 गाड़ियाँ हमारे पास हुई और 6 गाड़ियाँ लेके हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और समझे मैंने बहरा अरब से लेके कैस्पियन सी तक गाड़ी चलाई। तो ये टोटल हमारा सफ़र था 8,700 किलोमीटर का, जो कि ये 22 दिन में हम वापस कराची पहुँचा मैं, क्योंकि कराची से 2 गाड़ियाँ थी, एक मैं था और एक मेरा एक फ्रेंड था। तो वो हम लोगों ने 22 दिन में सफ़र अपना पूरा किया। बाकी ज़्यादातर लोग जो थे वो लाहौर से थे और इस्लामाबाद से थे। सही। तो ये बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल रहा। और इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट अपना प्लान किया है वो है यूरोप का, कि हम ऑन रोड है जो हम कराची से फ्रांस तक जाएं बाय रोड, जिसमें हम तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज़ जो है वो कवर करेंगे और तकरीबन 20 से 22 हज़ार किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करेंगे। चलिए, ज़बरदस्त, गुड लक टू यू। और देखते हैं जी आप जो आपका एक गोल है आप उसे अचीव किस तरह करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखनी होती हैं और ये तो भाई एक्सपीरियंस है। क्या बात है। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई हमारे पास भी इतनी जो है वो कोई मार्जिन आ जाए। खासतौर पे जब उन्होंने यूरोप का जिक्र किया तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ऑन रोड ये सबसे अच्छी बात। लेकिन बहरहाल जो लोग इसको देख रहे हैं, जिन्होंने इस सेगमेंट को देखा,
तमाम इन्फॉर्मेशन, अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ जाएगा, ये नहीं बस गाड़ी में बैठे और निकल पड़े, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, तो इसके साथ पूरी तैयारी और पूरा एक साल लगता है भाई इसको प्लान करने में। खैर हम जरा आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन कमीशन की, बता देती हूँ कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए दरखास्त पर हाईकोर्ट में समाअत, अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी है। तो आबिद खान से मजीद जान लेते हैं। जी आबिद बताइए। जी बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने 15 मई तक समाअत मुलतवी करते हुए दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट के जज हों। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ जज को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ऑफिस की जानिब से चूंकि एतराज आयद किया गया था कि ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाए, तो इस पर दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त यहाँ भी काबिल कबूल है और यहाँ भी इस पर समाअत की जा सकती है और अदालत इस हवाले से सुनकर अपना फैसला करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप चीफ इलेक्शन कमीशनर की क्वालिफिकेशन बताए। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन का जो क्राइटेरिया उनकी तैनाती का वो आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ये बताया कि सियासी तकरीरों की वजह से इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान की हैसियत मुतनाज़र हो चुकी है। इन तकरीरों की वजह से इलेक्शन कमीशन के कराए गए इलेक्शन पर भी तनकीद होती है। अदालत हुक्म दे के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और मेंबरान को भी हाजिर सर्विस जजेस होना चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार पर काम कर सके। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। अच्छा, एक और खबर है वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 51 कौमी असम्बली और आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, जिस पार्टी की बात की जा रही है क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या इस पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया था। तो ये इस्तफसार उनकी जानिब से किया गया। अब देखते हैं मजीद समाअत कैसे आगे बढ़ती है, उस हवाले से हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। उससे पहले कि हम दीगर सेगमेंट्स की जानिब बढ़ें, एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, आपको एक अहम खबर दे देते हैं और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। तो हुसैन अहमद चौधरी से मज़ीद जान लेते हैं। तो बताइएगा हुसैन चौधरी, इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। उनकी अहलिया कैसा इलाही की जाने से ये दरखास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि उनकी जो सेहत है वो खासी खराब है और 78 ईयर ओल्ड जो है वो चौधरी परवेज इलाही हैं और उनको काफ़ी जो है वो तिब्बी सहूलियात भी फराम नहीं की जा रही और उनको सेहत का काफ़ी मसला है, जिस पर अदालत उनको या अस्पताल मुंतकिल करे या उनके घर को हाउस अरेस्ट जो है वो करके डिक्लेयर किया जाए। तो ये दरखास्त अदालत ने मंजूर किया है और अदालत ने वजारत दाखिला को किस केस में इनको हाउस अरेस्ट का मामला हुआ है? जी देखिए, केसेस तो इन पर काफी ज्यादा हैं, लेकिन दरखास्त जो थी वो सेहत के हवाले से थी और मेडिकली थी, क्योंकि इनके केसेस जो है वो लाहौर में भी चल रहे थे और इस्लामाबाद में भी थे, पिंडी में भी थे। तो कैसा इलाही की ये दरखास्त थी कि उन्हें हर हफ्ते यहाँ से लाहौर मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद इस्लामाबाद दे आते हैं और मुख्तलिफ अदालतों का जब वो चक्कर लगवाया जाता है तो उनकी सेहत मजीद जो है वो खराब होती है, इसलिए उनको मेडिकल की सहूलियात फराम की जाए और उनके घर को हाउस अरेस्ट जो है वो करके डिक्लेयर किया जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए। वो दरखास्त मंजूर कर ली गई है। आप उनको घर पे ही जो है वो नजरबंद रखा जाएगा और उनको तिब्बी सहूलियात भी फराम की जाएंगी, क्योंकि 78 साल की उम्र जो है वो परवेज इलाही की है और उनकी अहलिया की ये दरखास्त जो है मंजूर कर ली गई है। मंजूर कर ली गई अहलिया की दरखास्त और अब 15 रोज में उन्हें घर मुंतकिल कर दिया जाएगा, उनके घर को सब जेल करार दिया जाएगा। थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी।
चले जी, अब बात करते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मुसलसल दूसरी फतह समेटी है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो कि जारी है और इब्तदाई दोनों मैचेस में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ये ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। एब्सोल्युटली, पहले मलेशिया को 5-4 और फिर कोरिया को 4-0 से हरा दिया है। यस, और मतलब कि क्लीन शीट ज़बरदस्त ये रहा। अब पाकिस्तान की जानिब से जो कोरिया के खिलाफ गोल्स किए गए, हनान शाह, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान ने जो है सबने एक एक गोल किया और हनान शाहिद ने मैच के 30वें मिनट में गोल दागकर टीम को जो है वो बढ़तरी दिला दी थी और उसके बाद जो है हरीफ टीम के कई गोल्स भी रोके गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। इससे पहले मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दी थी और बड़ा नेक टू नेक वो मुकाबला चलता रहा था। अब पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है। नाउ द रियल टेस्ट इज कि तीसरा मैच 7 मई को जापान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है तो वो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कैसी है, लेकिन जनूबी कोरिया की टीम भी हल्की नहीं थी तो उनसे भी हमारा मुकाबला मलेशिया की बहुत अच्छी है। मलेशिया की बहुत अच्छी है। चलें तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या कैसे हुआ, क्योंकि हम तो सुन रहे थे जी हालात खास तौर पे जो हम इंतजामिया के बारे में मैनेजमेंट की जो खबरें थी चपकलिश की वो बड़ी थी परेशान कुन सी थी। तो कौमी हॉकी टीम के कारकर्दगी पर बात करते हैं। ओलंपियन वसीम फिरोज साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच वसीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और आई अंडरस्टैंड कि जब हम इतने एक्साइटेड हैं ये न्यूज़ शेयर करते हुए तो आप भी बड़े खुश होंगे इस जीत के साथ। सामने सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से हॉकी में मामला चल रहे थे, बड़ी तनकीद भी होती थी। आपको क्या लगता है जीत किस वजह से मुमकिन हो सकी है? ऐसा क्या ट्रेनिंग हुई, खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सक्सेस? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सदफ कि मुझे एयरवाई चैनल ने ऑनलाइन दिया और बहुत अच्छी बातें होंगी आज। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जिस ढाने से गुजर रही है, आपको तो पता है कि फेडरेशन के अंदर काफ़ी उठक पटक हुई है और दूसरा ये है कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी फेडरेशन किस जगह पे है। लड़के तो अपनी जगह खेल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम लड़कों पे डिपेंड करते हैं। अगर लड़का नहीं खेलेगा तो फिर मैनेजमेंट कैसे जीतेगी, आवाम कैसे जीतेगी? सारा बात प्लेयरों पे है कि प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनको सिर्फ ये है कि माली जो इमदाद है वो नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलना चाहिए। जैसे हमें एक अच्छे वक्त पे अच्छी नौकरियां मिल गई, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, 335 मैच पाकिस्तान के लिए 12 साल की हिस्ट्री, हिलाल इम्तियाज मिल गया। या आने वाली नस्ल जो बच्चे आ रहे हैं उनको मिलना चाहिए। मुझे तो जो है बड़ा मैं कौमी हॉकी टीम है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत के ऊपर जो है हमारी मतलब कोई तरजीह नहीं है। हुकूमत हमारा साथ दे, ये कौमी हॉकी खेल है। देखें, अगर हुकूमत अगर साथ नहीं देगी तो बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो आगे कैसे खेलेंगे? ना जॉबें हैं, ना ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो कोई बच्चों का इंतजाम है। स्कूलों में खत्म हो गई, गलियों में खत्म। हम तो गली से खेल के स्टार बने थे, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर आप देखिए गली से खेल के स्टार बने। तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत करने के लिए जो है जाहिर सी बात है हुकूमत का हाथ हमारे सर पे होना चाहिए। अच्छा, आज बच्चा खेलता बगैर TADA के, बगैर पैसे के, बगैर नौकरी के, और आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ इस तवक्कुल से पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये बच्चा खेल रहा है, ना इनके पास नौकरी है ना पैसे हैं। ये पाकिस्तान के लिए ग्रीन शर्ट के लिए गए बताएं आप, और उसमें भी आप तवक्कुल करते हैं कि भाई ये विक्टियां लेके आए। कैसे लेके आएंगे जब इनके पास खाने को पैसा नहीं होगा? तो बिल्कुल सही है। और वसीम साहब, यकीनन जब अच्छा खेलेंगे जाहिर सी बात है उसके बाद नाम भी होगा और फिर ये सारी चीज़ें भी होगी, लेकिन अच्छा खेलने के लिए सहूलियात भी चाहिए। अच्छा, अब ज़रा आप अजलान शाह पे फोकस कर लेते हैं। पाकिस्तान की हॉकी की, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, ज़ुबू हाली सबके सामने है, लेकिन वो होता है ना कि जब भी, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट हो हमारी, व्हेन वी आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल तो उस वक्त हमारी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी खुल के सामने आती है। मलेशिया को 5-4 से जब हराया, बहुत सारे लोग कह रहे थे ठीक है जी हमने एक कर दिया, और अब 5-4 से अब हमें देखना है कि आगे हम कितने मैचेस ड्रॉ कर पाते हैं। बहुत सारे लोग इस पे जो है वो पैसा भी नहीं लगा रहे थे टू बी फेयर, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो कॉर्नर से जो फ्लिक्स हुए हैं उससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सोहेल अब्बास से मैं कंपेयर करूँ, लेकिन याद ज़रूर आई उनकी, सोहेल भाई की। तो आप बताइए कि पहले तो पाकिस्तान वर्सेस मलेशिया 5-4 बड़ा टफ कंपटीशन रहा और आखिर में हमने मैच जीता, उसको कैसे एनालाइज करते हैं? पूरा मैच बड़ा अच्छा था, अप एंड डाउन हुआ है। मलेशिया ने लीड ली, पाकिस्तान ने उस लीड को कवर किया, उतारा गोल, फिर किया, फिर उतारा, और 5 और 4 से पाकिस्तान जीता। मैंने पूरा मैच देखा, बहुत अच्छा खेले लड़के और बहुत अप एंड डाउन मेहनत की है। अभी आगे बड़ा कड़ी इम्तिहान बाकी, क्योंकि अभी जापान से मैच है आपका, कनाडा से और न्यूजीलैंड से मैच है, ये टीमें भी हैं। देखिए, कभी भी कोई भी टीम आपसे फंस सकती है, कोई भी टीम अटक सकती है आपके, क्योंकि
अप एंड डाउन तो होते हैं, आपको पता है कि दिन हो सकता है उनका दिन अच्छा हो, मगर आपको बड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, बहुत अटैकिंग गेम खेलना पड़ेगा। अच्छा खेला है लड़के सारे, की है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि मेरी तो हमेशा तो तब जो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे जो है जितने मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ये टाइटल जीत के लेके आएंगे। और जनूबी कोरिया वाले मैच का भी जिक्र कर लेते हैं। 4-0 से बढ़तरी हमने उसमें हासिल की, तो कोई गोल नहीं कर पाए जनूबी कोरिया, ये भी बड़ा हैरान कौन है। देखिए ये जो टीमें आई है ना कोरिया वगैरह जितनी भी हैं, ये नई टीमें बिल्डअप कर रही हैं अपनी आगे के लिए, ठीक है ना। ये ओलंपिक या वर्ल्ड कप के लिए जो है वो टीम तैयार करते हैं। हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारी टीम टूटती है, बनती है, टूटती बनती है। अगर एक जगह लड़कों को खड़ा जो है 5 साल के लिए कोच को टीम दे दें, तो ये लड़के मेरा ख्याल है तैयार हो जाएंगे और आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये लेके आएंगे, ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे। देखिए हम अब तक 12 साल से ना ओलंपिक में गए बच्चे, ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाए। अब एक जगह तो कम से कम खड़े हों और एक जगह लेके कोच को दें टीम को कि भाई आप ये टीम चलाएं 5 साल के लिए। अगर आप तोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। आज जिस तरह से खेल रहे हैं, जैसे कोरिया से मैच खेला है, टेम्पो थोड़ा स्लो था लड़कों ने, मगर इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मैच है जापान से, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसका खेलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ थे, ओलंपियन, गुफ्तगू कर रहे थे। और जाहिर है बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं, जैसे कि फेडरेशन का मामला है, बड़ी तकसीम उसमें दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देना बेहतरीन चीज़ है। लेकिन वैलिड पॉइंट था कि हमें उस तरीके से हम देखते हैं कि हॉकी को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है जब जीतेंगे तो फिर वो चीज़ हाईलाइट भी होती है। स्कूल्स में ग्रास रूट लेवल पे जब तक स्पोर्ट्स नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन पे हम मुसलसल बात कर रहे हैं, मुसलसल उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उसका हो क्या रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। एक इशू जो कि पूरे रमज़ान चलता रहा और पूरे रमज़ान के बाद अभी भी सिचुएशन है कि एक साल हो जी गया जी जी पूरा एक साल हो गया, जो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसने हाइप पकड़ी, सिंध और पंजाब का कच्चा, सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकू, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी और सारी है और चले जा रहा है। लेकिन अब उसके नताइज जो हैं वो कब सामने आएंगे, ऐसे नताइज, ये नहीं कि 2 मार दिए 3 मार दिए, 2 पकड़ लिए 3 पकड़ लिए। हम वो खबर सुनने को तरस हैं कि जिसमें पता चले कि जी क्लीन स्वीप कर दिया, अब कच्चे का इलाका पार हो गई पूरे इलाके की। अच्छा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। जी हाँ, और ये बयानात भी होते हैं जी, बयानात भी करते हैं और इनके अकब में रॉकेट लॉन्चर भी आप देख सकते हैं। इन तक ये मसला ये है, ये रॉकेट लॉन्चर और ये अगवा इस बेचारे को किया हुआ है, उसको बाज़ाब्ता दिखाने कि हमने इनको अगवा किया हुआ है, और उसके बाद वो तवान मांगते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। और आप असलहा देख सकते हैं कि चारपाई पे बाज़ाब्ता किस तरीके से बिखरा हुआ है। यूज़ हो रहा था असले का, लग रहा था कि इनके पास बहुत ज़्यादा असला है, जिस तादाद में, जिस तरीके से इसका बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे में जो इलाके भी इनके ऐसे हैं जहां पर जाकर ये छुप जाते हैं। इससे निपटा कैसे जाएगा, इस ऑपरेशन में अब तक कितनी कामयाबी समेटी है और आगे क्या चांसेस है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। लाला, बताइएगा, तो वीडियो तो हमें कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब्स इससे नहीं आ रही, जिस तरीके से वो असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना असला उनके पास है, और फिर वो जो मगवी है उसके साथ बैठ के वीडियो भी पैगाम भेज रहे हैं। तो अब तक क्या कामयाबी हुई है इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में? शुक्रिया सदफ। ये जो वीडियोस हम ARY न्यूज़ ने आज नशर किए हैं, ये गुज़िश्ता रोज़ की हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे पर, सखर मुल्तान मोटरवे से एक मज़दा गुज़र रही थी, जिसको रोक कर उस पे फायरिंग की गई। मज़दा पर मज़दा कल्टी हुई, उसके ड्राइवर को ये ज़ख्मी हालत में डाकू अगवा करके ले गए और चैलेंज किया है उन्होंने सखर पुलिस को कि हमारे जो आपके पास गिरफ्तार लोग हैं उनको अगर से रिहा नहीं किया तो हम उसके बदले में इस जो मूवी है उसको कत्ल कर देंगे। जबकि पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर अंदर गए कच्चे के इलाके में जहां पर इस मूवी को रखा गया था। तो ये जो दूसरी वीडियो जो आपने पहले दिखाई, उसमें वो दोनों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और वहाँ से रेंजर्स और पुलिस पसपा होकर वापस आई है। अब तक मूवी उन्हीं के पास है और इससे पहले भी सखर से तकरीबन 3 से 4 लोगों को वो अगवा करके ले गए हैं और वो उन्हीं के पास है। तो ये सखर की सूरत हाल। बराबर में घोट की, वहाँ भी मोटरवे जो है उस पर प्रॉब्लम है, शाम के वक्त से वो बंद हो जाता है, या वहाँ पर आम लोग अभी चढ़ना जो है वो नागवार हो गया है। ऊपर नेशनल हाईवे से लोग सफ़र करने के लिए तैयार हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि रात को कोई सफ़र ना हो टूवर्ड्स पंजाब इस तरफ और इस तरफ बलूचिस्तान की तरफ,
किसी ज़माने में आज से 15-20 साल पहले ये सूरत हाल ज़रूर हुआ करती थी, मगर उसके बाद पुलिस ने और दीगर फोर्सेस ने मिलकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया था, कंट्रोल किया था और उन तमाम डाकुओं की सरकूबी की गई थी। मगर उसके बाद एक बात समझ में मुझे नहीं आई कि उसके बाद इन 10-12 सालों में ये डाकू किस तरह पनप पाए और इनको इतना जदीद असला कि इससे पहले जो है पुलिस से ये मुकाबला करते थे तो पुलिस के पास उनके मुकाबले का असला नहीं था, मगर गवर्नमेंट ने उनको नई APCs दी और जदीद असला दिया तो वो डाकुओं पे भारी पड़े और डाकुओं का कला कमा हो गया। मगर उसके बाद ये जो सूरत हाल पैदा हुई है और इतना जदीद असला इनके पास आ रहा है और उसकी तरसेल रुक नहीं पा रही है। यानी आप इसका अंदाजा करेंगे जरूर जिस तरह ये फायरिंग कर रहे हैं उस तरफ से रेंजर्स और पुलिस भी इसी तरह फायरिंग कर रही होगी और दोनों तरफ एक जैसा मुकाबला जारी होगा। रियासत का असला तो खत्म नहीं होता, ये तो बात समझ में आती है। इनके पास ये असला किस तरह डे बाय डे इनके पास असला ये बढ़ता जा रहा है और इसकी कमर खत्म नहीं हो रही। इस पूरी चेन ऑफ कमांड को तोड़ना पड़ेगा, पुलिस को जदीद देनी पड़ेगी ताकि लाला भाई आपने बात कर ही ली है चेन ऑफ कमांड को तोड़ने की, तो हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं 1 साल गया है और इसमें कभी कामयाबी मिल जाती है इदारों को, कभी वो फिर पीछे हट जाते हैं, फिर दोबारा से फुल फ्लेश्ड ऑपरेशन शुरू होता है। आपका बड़ा स्ट्रेटेजिक ये खित्ता है रहीम यार खान, दोनों सूबों को मिलाने वाला। तो बताइए आपकी तरफ क्या सिचुएशन है और क्या ऑपरेशन चल रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितना एरिया जो है वो बाजियाब कराया गया? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइन पे लिया जी। बेसिकली ये जो कच्चे का एरिया है ये पंजाब और सिंध दोनों सूबों में फॉल करता है। हमने लास्ट ईयर ऑपरेशन किया था पंजाब के कच्चे के एरिया में विच वाज वेरी सक्सेसफुल और हमने कोई 36,000 से ज्यादा एकड़ का जो एरिया था रिंगर खान ने क्लियर करवाया था और तकरीबन कोई 33,000 एकड़ के करीब जो रकबा था वो राजन पुलिस ने क्लियर करवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमारा जो कच्चा एरिया पंजाब का है उससे हमें कोई ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इमिनेट होती नहीं दिखाई दी। ये बेसिकली जो कल का हमारा ऑपरेशन हुआ था ये हमारी चौकियां बन रही थी जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑर्डर्स पे हम फर्दर कच्चे में अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं और नई चौकियां बना रहे हैं। तो उसमें ये जो कच्चा रौनती है विच फॉल्स इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट घोटकी, वहां से डिपार्ट्स ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसको न सिर्फ पुलिस ने रिपल्स किया बल्कि उसके नतीजे में डाकू भी मारे गए और जख्मी भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी चौकियों बना भी ली हैं और फोर्टिफाई भी कर ली हैं। अच्छा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हम चला रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। टेरेन को समझने की जरूरत है बिकॉज जहाँ पे हमारा डाकुओं से ज्यादा मुकाबला जो है वो टेरेन के साथ होता है और इंशाल्लाह ताला सक्सेस भी मिल रही हैं और बहुत जल्द जो है ये कितना टाइम लग सकता है रिजवान साहब? आप कह रहे हैं हमें कामयाबियां मिल रही हैं लेकिन हम तो वो ही बात के उस खबर के मुंतजिर हैं कि मुकम्मल सफाया हो जाए। तो पहले तो ये बताएं मुकम्मल सफाया मुमकिन है और अगर है तो कब तक ऐसा हो सकता है? इसमें एक समझने की बात यह है कि जो कच्चे का एरिया है ये कोई छोटा सा एरिया नहीं है। अगर सिर्फ आप रोहिंग्या खान पंजाब और सिंध का जो बॉर्डरिंग एरिया उसको लें तो 174 किलोमीटर का एरिया बनता है एंड इफ यू गो डाउन शिकारपुर और शक्कर को मिला लें तो और बड़ा एरिया बन जाता है और इसमें बहुत से ट्राइब्स बसते हैं जिनमें ये डाकू रहते हैं और उस ट्राइब्स में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। सो डेफिनेटली जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसमें कोलैटरल डैमेज को भी हमने सामने रखना होता है कि कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो। डेफिनेटली आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं वीडियोस हम भी देखते हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसपे सिंध पुलिस पंजाब पुलिस मिलकर कर रही है और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोसेस है जल्दी जारी रहेगा तो इसके समरात आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह कल आपको इसके समरात नजर आए हैं। अच्छा, आज हमारी और मजीद वहाँ पे चौकियां बन रही हैं इंशाल्लाह ताला इसको और फर्दर। एक सवाल और मुख्तसरन मैं चाहूंगा कि इस पे आप रिएक्ट करें और फिर लाला हसन पठान आप इस पे रिएक्ट कीजिएगा। फिजाई मदद ले सकते हैं हम इस ऑपरेशन में? देखेंगे इस पे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वी आर एक्चुअली डिलिबरेटिंग अपॉन इट कि इसको कैसे एरियल सपोर्ट हम मिल जाए। अभी हमें जो है पंजाब गवर्नमेंट ने क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो सप्लाई किए हैं और हम इस ऑप्शन को भी जो है वो यूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको भी हम सामने लेकर आएंगे और नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल साहब और लाला हसन पठान। इस पे अगर आप भी हमें बता सकें, एक तो ये डे लाइट की फुटेज है, हम देख रहे हैं दिन दहाड़े इस तरह की कार्रवाई, दूसरा ये कि कोई एरियल कार्रवाई हो सकती है, हम तो इस इलाके की एरियल फुटेज भी नहीं देख पाते। ऐसे ही देखिए जी, एरियल कार्रवाई हुई थी। रिजवान गोंदल साहब अभी जो DPO रहीम यार खान है वो फरमा रहे थे कि कोई ऑपरेशन किया है इस तरह का,
ये कोई कहीं से बाहर से पकड़ के किसी को मार दिया होगा तो दूसरी बात है। कच्चे के एरिया में जाकर ये इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस तरह की पोजीशन पुलिस की नहीं है इस वक्त। छोटू बखरानी बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ था रहीम यार खान पुलिस का और घोटकी पुलिस का। उसके खिलाफ आपको पता होना चाहिए, आप ही ने बहुत ज़बरदस्त उस पर ARY ने रिपोर्टिंग की है कि वो दर्द सर जब बना और उसके बाद फिर पाकिस्तान फौज को आना पड़ा और उसने आके उस पूरे गैंग का खात्मा किया और उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाला। आजकल वो जेलों में पड़े हुए। तो ये उस वक्त तो इन्होंने कोई, ये तो सारे DSP SHO पुलिस के पता नहीं कितने अफसरान वो अगवा करके अपने पास रखे हुए थे उसने। और वो उस वक्त मीडिया में बड़ी हाइप बनी थी जिस पर आर्मी चीफ ने ये कार्रवाई की थी। अब भी मैं ये समझता हूँ या तो आप पुलिस को जदीद असला दें, ठीक है, जदीद किस्म की APCs दें जिस पर किसी किस्म का वार जो है वो मुमकिन न हो सके। उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि आप डाकुओं के खिलाफ कोई असरअंदाज ऑपरेशन कर सकते हैं, वरना ये कुछ भी नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच लाला सद पठान हमारे साथ। ज़ाहिर है ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। अच्छा, एक खबर है जो आपके साथ शेयर कर देते हैं, वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अप्रैल पर समात में 11:30 बजे तक का वक्फा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को रिकॉर्ड समेत फौरी तलब कर लिया है। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम रिकॉर्ड के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को भी बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए गए हैं और केस को रोज़ाना की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था और सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन हुकाम को पेश होने की हिदायत। अब बात कर लेते हैं, गर्मियों के दिन हैं और अब कराची वाले तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, हमें लग रहा है कि हम गर्मी के सीज़न में फुली एंटर हो गए हैं। अब ऐसे में क्या होता है, लोगों को घर से बाहर भी दिन में काम के लिए निकलना पड़ता है। 11 बजे 12 बजे से ही सख्त गर्मी शुरू हो जाती है। क्या क्या पी लेते हैं वो लोग, डिहाइड्रेशन होती है। बाहर जिस तरह के मशरूब होते हैं वही ठंडा मशरूब देख के लोग उसे पी लेते हैं, उसकी हाइजीन के हवाले से भी नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि गर्मी को दूर भगाया जा सके, लस्सी पी जाए, कौन से मशरूबात हैं जो इस गर्मी को दूर भगा सकते हैं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो बताएं अब गर्मी में क्या किया, गर्मी का तोड़ बताएं आप हमें। देखिए, गर्मी का तोड़ ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए और जिन फ्रूट्स के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, खकड़ी, खीरा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आम तौर पे भी आप कोशिश करें कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक धूप में ना निकले, कोशिश कीजिए। इसमें डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हीट व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ लोगों को मैदे में तेज़ाबियत होती है, जलन शुरू हो जाती है, कहते हैं मुझे गर्मी हो गई है। वो गर्मी अलग चीज़ है, ये तेज़ाबियत एक अलग चीज़ है। अगर ऐसी सूरत हाल हो, बड़ा बुरा हाल कर देती है। जी बहुत बुरा हाल करती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपने 1 चाय वाली चम्मच जो है वो इसबगोल दाना, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म बलंगा, 1 चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में मिला लें, थोड़ी देर के लिए रख लें कि ये फूल जाए, फिर से चम्मच के साथ शेक करके आप पी लें। तेज़ाबियत भी दूर करेगी, गर्मी की शिद्दत को भी कम करेगी। आम तौर पे चक्कर आ रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में मिला लें, थोड़ी देर के बाद चम्मच के साथ शेक करके छान के पी लें। गर्मी की शिद्दत से भी बचा जा सकता है, हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी, वो मुँह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। ये क्या चीज़ें लेकर आए? ये तेज़ाबियत गैसेस, अफारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत फील हो रही होती है, इसकी वजह से भी हाथ पाँव जल रहे होते हैं और भूख नहीं लग रही होती है। तो भूख को लगाने के लिए और साथ में मैदे की तेज़ाबियत, गैसेस, अफारे को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। आपने लेना है पुदीना, ये पाउडर है इसका, ये आपने लेना है 50 ग्राम सूखा पुदीना 50 ग्राम। ये है सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है सौंठ, अदरक, ये आप लेंगे 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम। इसको मिलाकर आप रख लीजिए इस तरीके से। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें, 10 मिनट में पेट का अफारा ख़त्म हो जाएगा। तेज़ाबियत, गैसेस, डकार अच्छी आ जाएगी आपको, आप अपने आप को हल्का फील करेंगे और साथ में जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है ये भी कम होगी। तो ये 1 टाइम या डेली भी? ये दिन में 2 बार पी लें। अच्छा। रोज़ाना इस्तेमाल करें, कुछ साइड इफेक्ट हो, ये आमतौर पे आपकी किचन की चीज़ है। सौंफ तो लोग वैसे ही खाते हैं, पुदीना वैसे ही खाते हैं और ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और होती है कि आजकल जैसे यरकान के असरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हेपेटाइटिस के असरात हो जाते हैं, फैटी लीवर के हो जाते हैं। आप लोग मूली खाते हैं, उसके पत्ते फेंक देते हैं, उसके पत्तों को फेंके नहीं, उसका 1 कप मूली के पत्तों का लें, उसमें थोड़ी सी आप हरी मिर्च डाल लें, 1 लहसुन का जेवर डाल लें और थोड़ा सा पुदीना डाल के उसकी चटनी बना के खाया करें।
आपका ये फैटी लीवर का मसला क्या हल हो बात है। जाएगा। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ। कितने क्विकली उन्होंने कितनी सारी हमें सोल्यूशन बता दिए हैं। फैसल आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी अब मैं इजाज़त चाहने का यही वक्त आ कहना गया। चाहूँगा कि भाई अपना ख्याल रखें और इस तरह के बाहर जाएं तो आपको ठेले पे लिखा हुआ तो होता है तरबूज का शरबत बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन खुदा का वास्ता वो ना किया करें। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। एक टिप्स इनकी तरफ से